सलाम अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब राजपूत। तो जनाब, मौसम बेहतर होता चला जा रहा है। ये नहीं कह सकते कि मौसम में बारिश है इसलिए मौसम बेहतर हो रहा है। हाँ, लाहौर में धुंध बहुत ज्यादा है और वो इतनी अंधाधुंध है कि सुबह की औकात में आपका जो विजन है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है। मैं तो 2 दिन से इस चीज को एक्सपीरियंस कर रही हूँ और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह में कहना चाहिए कि स्कूल्स की छुट्टी है, यूनिवर्सिटीज जो हैं वो क्लोज हैं। इसी वजह से मतलब यानी कि सुबह के टाइम में इतना आपको रश नजर नहीं आता, वरना खुदा ना खास्ता हादसात बहुत बढ़ जाते हैं। क्योंकि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आपको स्कूल टाइम पर पहुंचना है, आपको यूनिवर्सिटी, आपको कॉलेज टाइम पर पहुंचना है। यही वजह है कि लोग थोड़ा स्पीड में जाना पसंद करते हैं और फिर उसकी वजह से खुदा ना खास्ता इस किस्म के वाकयात रूनुमा हो जाते हैं। लेकिन अल्लाह ताला से हम दुआ को है कि मौसम थोड़ा सा बेहतर इस एतबार से हो जाए कि बारिश हो जाए, क्योंकि खुश्क सर्दी की वजह से लोग बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। और चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं या फिर न्यू बॉर्न बेबीज हैं, वो बच्चे भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। फिर शादियों का सीज़न है, रात के फंक्शन है, तो जब भी आप कोई शादी अटेंड करके आते हैं किसी न किसी वीकेंड पे, आप यकीन जानिए आप बीमार हो जाते हैं और फिर 4 से 5 दिन के लिए आप बेड पर होते हैं। तो ये डेफिनेट सी बात है। अम्मियाँ भी बच्चों को वैसे तो गर्म कपड़े पहना के ही शादी के फंक्शंस में भेजती है, लेकिन ना चाहते हुए भी जब आप रात के वक्त में कोई ना कोई वेडिंग अटेंड कर रहे हैं तो आपको सर्दी चुभना शुरू हो जाती है और फिर आप उसके बाद बीमार हो जाते हैं। तो थोड़ी सी एहतियात कीजिए। और दूसरा ये कि जब सुबह भी आप निकल रहे हैं तो थोड़ा स्पीड स्लो रखिए, क्योंकि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज के लोगों को छुट्टी है जनाब। मीडिया वाले भी जाग रहे हैं, हॉस्पिटल वाले भी जाग रहे हैं, बाकी जो सरकारी और गैर सरकारी इदारों में काम करने वाले लोग हैं उन्होंने भी अपने ऑफिस को जाना है। तो इन बातों का थोड़ा सा ख्याल रखिए और दिसंबर है, एंजॉय कीजिए। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं और आज की टॉप स्टोरीज को शामिल करते हैं। नवाज शरीफ फिर वज़ीर आज़म, एक और पेशन गोई। बिलावल आईपीपी के नक्शे कदम पर चल पड़े, बड़े बड़े दावे कर दिए। दो सगी बहनों ने नया रिकॉर्ड बना दिया, वालिदैन का सर फख्र से बुलंद। पॉलर्स में लगने वाले इंजेक्शन और क्रीमें बीमारियां फैलाने लगी हैं। ब्लैक टाइगर मंजर है आम पर, दुनिया हैरान। तो जनाब, सबसे पहले बात कर लेते हैं उस टेस्ट मैच के हवाले से जो कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा है मेलबर्न के तारीखी क्रिकेट ग्राउंड में। और इस वक्त जो है वो ऑस्ट्रेलिया क्रीज पर मौजूद है, बैटिंग लाइन उनकी जारी है। फिलहाल वहां पर टी टाइम की एक छोटी सी ब्रेक है, लेकिन मैं अपनी टी का इंतजार कर रही हूँ। अपने प्रोड्यूसर से बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे भी टी पहुंचा दें, क्योंकि मैं उन लोगों में से जिसको चाय ना मिले तो उसकी सुबह नहीं होती। बट एनीवेज, इस वक्त वहां पर उन लोगों ने एक जो अपनी इनिंग्स है उसका तो आगाज कर लिया है और हम ये देख रहे हैं कि 42.4 ओवर पर 114 रन हैं, 2 खिलाड़ी आउट हैं। मीनवाइल हम ये देख रहे हैं कि जो डेविड वार्नर हैं और उस्मान ख्वाजा हैं वो इस वक्त आउट हो चुके हैं और मार्स लबुशेन जो हैं वो अपनी इनिंग्स को कंटिन्यू करेंगे। इसके अलावा जो स्टीवन स्मिथ हैं वो भी अभी नॉट आउट हैं। डेविड वार्नर जो है उन्होंने 38 रन बनाए 83 गेंदों पर, जबकि उस्मान ख्वाजा ने 42 रन बनाए 101 गेंदों पर। वार्नर के इसमें 3 चौके हैं, छक्का एक भी नहीं। और उस्मान ख्वाजा जो है वो 5 चौके उन्होंने मारे, उन्होंने भी 1 छक्का नहीं मारा। और मार्स लबुशेन जो है वो 14 जो है उन्होंने रन स्कोर किए हैं 47 गेंदों पर। और जो स्मिथ हैं वो 2 रन बना पाए हैं 26 गेंदों पे। बहरहाल इन लोगों ने तो जो रन बनाने हैं वो बना लिए, लेकिन इनको बनाने में जो किरदार अदा करते आए हैं वो होती है जनाब हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। और वो इसलिए क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप कैचेस को ड्रॉप करेंगे तो सामने वाली टीम के लिए विन द मैचेस वाली सिचुएशन जो है वो ज्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये जो टेस्ट मैच है ये कितना इंटरेस्टिंग हो सकता है आगे चलकर, ये तो अभी इनिंग्स के साथ साथ ही हमें पता चलेगा। बहरहाल जो अभी तक की लेटेस्ट अपडेट है उसके हवाले से बात कर लेते हैं। हमें ज्वाइन करें स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल समी, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग समी। समी, जो इस वक्त अभी मैच हो चुका है, टी ब्रेक चल रही है, 114 रन है, 42वां ओवर है, हाउ डू यू सी दिस? देखिए, ये बॉक्सिंग डे टेस्ट जो हर साल ऑस्ट्रेलिया में खेला जाता
है मेलबर्न में आज उसका आगाज तो हुआ है और पाकिस्तान ने इत्तेफाक से टॉस भी जीता है और टॉस जीत के उन्होंने फोरकास्ट कंडीशंस को देखते हुए बॉलिंग करने का फैसला किया है और वो किसी हद तक कामयाब नजर आते हैं। उस तरह की कामयाबी पाकिस्तान को नहीं मिली है। एक कैच ड्रॉप कर दिया और उसके बाद अनफॉर्चुनेटली हमारे फास्ट बॉलर्स उस तरह से ओवरऑल जो है आप पिछले कुछ अरसे से देखें तो वो उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पा रहे हैं और आज भी शुरू में इसी तरह हुआ। अगरचे दूसरे स्पेल में शाहीन शाह अफरीदी ने और उसके बाद जो है हसन अली ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को कुछ परेशान किया है। तो जिस तरह से अभी तक तो खैर थोड़ी बारिश की वजह से भी मैच मुतासिर हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो है ऑस्ट्रेलिया डोमिनेट कर रहा है और अगर वो बड़ा टारगेट जो है बोर्ड के ऊपर लगा देते हैं, अगर वो 300 प्लस चले जाते हैं तो पाकिस्तान के लिए यकीनन मुश्किल होगी और पलड़ा ऑस्ट्रेलिया का भारी रहेगा। अच्छा, क्या लगता है आपको सभी हमें कहां पर स्ट्रेन इन लोगों को करना पड़ेगा? क्योंकि वही आप बता रहे हैं ना कि अगर तो हम लोग अपनी अच्छी बॉलिंग दिखाने में किसी हद तक नाकाम नजर है, क्योंकि 42 ओवर्स का मैच तो ऑलरेडी हो चुका है, 114 वो बना चुके हैं। मीनवाइल वो इसी पेस के साथ खेलते रहे तो 300 तक चले जाएंगे। हमें अपना बॉलिंग अटैक जो है वो किस तरह से चेंज करना पड़ेगा? क्या वेरिएशन यूज करना पड़ेंगी? देखिए, बुनियादी चीज तो यह है कि पाकिस्तान जब भी ऑस्ट्रेलिया जाता था तो लोग इंतजार में होते थे कि क्वालिटी फास्ट बॉलिंग वहां के बाउंसी ट्रैक पे ग्रीन पिचेस पे देखने को मिलेगी, जिसकी इस दफा जो है शदीद कमी महसूस की जा रही है। तो एक तो सबसे पहले हमें बॉलिंग में वेरिएशन से पहले हमें अपने बॉलर्स को जो है उनको रिदम में आना होगा और उस तरह से गेंदें करनी होगी। आप सिर्फ शाहीन शाह को ही ले लें, जिन चीजों के लिए वो जो है जो खासियतें रखते हैं और जिन चीजों के लिए मशहूर है वो उस तरह से इम्प्रेस नहीं कर पा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली समीर, सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी ही नहीं, मैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खासा है ये कि वो फास्ट बॉलिंग के लिए बड़ी बेहतरीन तस्वर की जाती है। एक अपनी धाक है पाकिस्तानी टीम की फास्ट बॉलिंग की, लेकिन अगर हमारा फास्ट बॉलिंग अटैक ही फेल हो जाएगा तो टीम में रह क्या जाएगा हमारे बॉलिंग एक्शन में? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं और हमें इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। कुछ हमारे पे दर पे फास्ट बॉलर जो हैं वो हमारे अनफिट हो रहे हैं और जो फिट हैं वो उस तरह से बॉलिंग नहीं कर पा रहे, तो इस दफा आपको वो क्वालिटी बॉलिंग देखने को नहीं मिल रही। दूसरी अहम चीज जो है वो फील्डिंग है। हम अपने अहम चांसेस जो है वो ड्रॉप कर देते हैं, हम मिस कर देते हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है ऑस्ट्रेलिया ऐसे चांसेस कभी भी वो मिस नहीं करता। और आप देखें इसी से जो है वो कोई ऐसा एक पॉइंट आता है जहां से जो है वो ग्रैब कर लेते हैं और पूरे मैच के ऊपर अपनी ग्रिप रख लेते हैं। हमने आज 2 रन के ऊपर वार्नर का कैच जो है ड्रॉप किया। सिचुएशन डिफरेंट होती है अगर इतनी जल्दी आपको विकेट मिलती, तो हमें फील्डिंग के ऊपर जो है दूसरा इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। और बैटिंग तो आपको पता है हमारी हमेशा से स्ट्रगल करती है और इस दफा भी जितने एक्सपेरिमेंट्स हमने किए हैं और जितनी चेंजेस किए हैं तो हम ज्यादा उम्मीद नहीं रख सकते कि आपको यहाँ पे लंबी पार्टनरशिप्स नजर आएंगी और खिलाड़ी विकेटों पे। तो समय ये सिर्फ इसी वजह से हो रहा होता है? आप कह रहे हैं कि हमारी बैटिंग लाइन हमेशा स्ट्रगल करती हुई नजर आती है, तो हमेशा की तरह मैं ये भी वर्ड यूज करूंगी कि हम लोग डिफेंसिव मोड में आकर क्रिकेट खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया अपने किसी भी पैटर्न में क्यों ना क्रिकेट खेले, वो हमेशा हमें एग्रेसिव क्रिकेट खेलता हुआ नजर आता है। हमने देखा है कि वर्ल्ड कप में भी इस टीम ने किस तरीके से कमबैक किया और फिर वर्ल्ड कप भी लेकर चली गई, और हम अभी तक सीख नहीं पाए हैं इस टीम को। हम ऐसे नहीं कि पहली बार खेल रहे हैं। बिल्कुल, ये ऑस्ट्रेलिया दुनिया की एक बेहतरीन साइड है। आप देखें ना सिर्फ टेस्ट में चैंपियनशिप उनके पास है, वो इसके चैंपियंस हैं, टाइटल उनके पास है, वर्ल्ड कप वो कई दफा जीत चुके हैं। तो हमारी और उनकी अप्रोच और प्लानिंग में जमीन आसमान का फर्क है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली मसाइल क्रिकेट बोर्ड के रहते हैं। जब भी एक मैनेजमेंट आती है वो अपना एक प्लान लेके आती है, कुछ टाइम गुजरता नहीं है कि उस मैनेजमेंट को डिफरेंट वजूहात की बिना पे जो है जाना पड़ता है, तो फिर सारी प्लानिंग चेंज हो जाती है। लेकिन आपने जो बात कही ये भी हमेशा से है कि हम ऑस्ट्रेलिया में आप देख लें 60 साल से हम कोई सीरीज जीते नहीं है और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके तो हमारा जो हाल होता है वो दुनिया जानती है, हम कितना स्ट्रगल हमेशा से करते हैं। तो उसके ऊपर अलग से जो है, अगरचे यहाँ पे जिस वक्त पिंडी स्टेडियम में हम मौजूद थे जब पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया टूर के लिए प्रैक्टिस कर रही थी, तो क्यूरेटर्स को बताया गया था कि ग्रीन पिचेस बनाई जाए, घास वाली विकेटें होंगे, उसमें एक्स्ट्रा बाउंस हो, खिलाड़ियों को मौका मिले कि वो वैसे प्रैक्टिस कर सके। लेकिन जितनी भी उन्होंने प्रैक्टिस की है वहां जाके हमें आप देख लें पिछले टेस्ट में हमारा क्या हाल हुआ है।
89 पे हम जो है ऑल आउट हुए हैं और इसके ऊपर हमें सीरियसली सोचने की जरूरत है और इसको प्लान करने की जरूरत है कि हमारा सदियों से जो मसला चला आ रहा है बाउंसी ट्रैक्स पे को ना खेल पाने का, उसके ऊपर क्या किया जाए। अच्छा, ये माइंडसेट की भी गेम होती है समी, क्योंकि हम लोग ये भी देखते हैं कि मैं मानती हूं कि माजी में भी हमने ऑस्ट्रेलिया से कोई टेस्ट मैच जीता नहीं है, लेकिन क्या ऐसा हम इसे कह सकते हैं कि खिलाड़ियों को एक ये एज भी होता है कि जब पिछले वालों ने नहीं किया तो हम क्या कर लेंगे, ठीक है खेलते हैं, जहां तक खेला गया खेल लेंगे। क्या ये भी आपको बॉडी लैंग्वेज में नजर आ रहा होता है? हम फील कर सकते हैं कि इस माइंडसेट के साथ भी खेला जा रहा है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं होता। ये खिलाड़ी बड़ी मुश्किल से टीम में जगह हासिल करते हैं, तो कौन खिलाड़ी जाएगा कि वो परफॉर्म ना करे, वो ये जीते ना। और ऐसा नहीं है हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीते नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम जो यूएई में खेलते रहे हैं, या जब ऑस्ट्रेलिया इससे पहले लास्ट टूर से पहले पाकिस्तान आया तो ऑस्ट्रेलिया को हम हराते भी रहे हैं। मैं जो ऑस्ट्रेलिया से हारने की बात कर रहा था वो ऑस्ट्रेलिया जाके मैं बात कर रहा था कि वहां पे हमने काफी साल हमें हो गए हैं कि हमने कोई सीरीज नहीं जीती। हम ऑस्ट्रेलिया को हराते रहे हैं और हम अच्छी क्रिकेट खेलते रहे हैं। लेकिन अब देखें टाइम चेंज हो गया हुआ है। क्रिकेट लोग प्लान करते हैं, लोगों की स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होती हैं, वो इंडिविजुअली हर चीज को, हर खिलाड़ी को देखते हैं। हम उस प्लानिंग में और उस चीज में लैग कर रहे होते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया हमसे बहुत आगे है, उससे न सिर्फ ऑस्ट्रेलिया, दुनिया की बाकी टीमें भी, तो हम उस चीज में उनसे पीछे रह गए हुए हैं। और मॉडर्न डे क्रिकेट जो है, आप देखें हम T20 को टेस्ट की तरह खेल रहे होते हैं और टेस्ट में जो है हमारी विकेट T20 की तरह गिर रही होती है। तो ये थोड़ी सी अप्रोच जो है उसको चेंज करने की और इसके ऊपर मेहनत करने की जरूरत है। अच्छा समी, जो आप बात कर रहे हैं कि हमें अपनी टीम पर मेहनत करने की जरूरत है, और दूसरा इसमें मैं इसी चीज को ऐड ऑन करूंगी कि जितने भी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर्स रहे हैं, किसी भी फॉर्मेट से आप उसे ले लें, ठीक है, आज वो कोई टीम सिलेक्टर है, कोई टीम डायरेक्टर है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, कोई कोच है, इसके बावजूद भी अगर टीम की कारकर्दगी बेहतर नहीं हो पाती, फिर हम किससे जाकर पूछेंगे? क्योंकि ये तो वही लोग हैं जो कि पहले क्रिकेट खेल चुके हैं और अब क्रिकेट में आए हैं। लेकिन बात होती है मॉडर्न डे क्रिकेट की। क्या इन क्रिकेटर्स ने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है, या सिर्फ ये अपने एक्सपीरियंस की बिना पर बार बार हमारे करंट प्लेयर्स को भी मॉडर्न डे क्रिकेट के बारे में बता रहे होते हैं कि आपने इसको ऐसे खेलना है, आपने इसको वैसे खेलना है? बड़ा वैलिड पॉइंट है आपका। मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी अर्ज की कि हमारे यहाँ ये अनफॉर्चुनेटली ये मसाइल रहे हैं कि हमारी एक मैनेजमेंट आती है और उसको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो कोई चीजें इंप्लीमेंट कर सकें और उनको जब वापस जाना पड़ता है। अभी आप जो बात कर रही हैं, इस वक्त जो रिसेंटली जो टीम के साथ आप जिस तरफ इशारा है, आपका डायरेक्टर्स आए हैं और नए खिलाड़ी आए, नो डाउट ये रिसेंट पास्ट में ये खिलाड़ी खेलते रहे हैं और इनका मॉडर्न डे क्रिकेट से इनका बिल्कुल ताल्लुक भी रहा है। ये खुद भी खेलते रहे हैं और इनको ये समझ है ऑस्ट्रेलिया में जाके, और ये उन टीम और उस स्क्वाड्स का हिस्सा रहे हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जाके स्ट्रगल करती रही है। लेकिन एक टेस्ट मैच की बुनियाद पे ये कह देना, ये थोड़ी सी मेरा ख्याल जाती होगी। हमें उनको टाइम देना चाहिए। थोड़ा टाइम गुजरता है वक्त, क्योंकि जैसे ही उन्होंने मैनेजमेंट संभाली है तो वो आ गए। ऑस्ट्रेलिया का टूर है और उसके बाद एक और मुश्किल टूर आपके सर पे खड़ा है, न्यूजीलैंड का, जहाँ पे आपको T20 मैचेस खेलने हैं। तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। हम उनको, क्योंकि टूर सर पे हैं, आप उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते कि जी हमें तैयारी की जरूरत है। आपको पहले से प्लानिंग करनी होती है, जैसे सारी दुनिया की टीम्स करती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के टूर के बाद या कुछ सीरीज के बाद आप ये बात करने के हम काबिल होंगे कि आया ये जो रिसेंटली चेंजेस हुई हैं क्रिकेट बोर्ड में और ये मैनेजमेंट जो है और ये जो उनके साथ सपोर्ट स्टाफ है, क्या ये पाकिस्तान टीम को मुश्किलात के भंवर से निकालने में कामयाब हुए हैं या अभी हमारा मुश्किलात का सफर? अच्छा समी, आप जो कह रहे हैं ना कि आगे चलकर अभी और भी हमारी टफ टीमों के साथ आगे मैच जो हैं वो शेड्यूल हैं, न्यूजीलैंड के साथ भी हमने मैच खेलना है, तो मीनवाइल हमने जो बात करते हैं ना कि प्लेयर्स जो हैं वो ओवरबर्डन हो जाते हैं, उनका बार बार भी उनको रेस्ट नहीं मिलता, उनको ब्रेक नहीं मिलता, फिर एक के बाद एक करके उन्हें दूसरी सीरीज पर खेलना पड़ता है। तो मैं बात कर रही हूँ यहाँ पे सिर्फ फराज की कि वो टेस्ट के लिए गए थे, ठीक है, वो वनडे के भी अच्छे प्लेयर हैं, जाते हैं लेकिन फिर वापस आ जाते हैं, उनकी जगह रिजवान जाते हैं। अब रिजवान वही हैं जो आगे T20 की भी प्लेयर है और उन्होंने न्यूजीलैंड सीरीज भी खेलना होगी। तो आपको नहीं लगता कि रेस्ट मिलना चाहिए और जो आपके पास दूसरी क्या कहते हैं ऑप्शंस मौजूद हैं, आप उनके साथ अपने मैचेस को आगे लेकर चलें? आपके सवाल को दो हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है और मैं इसका दो हिस्सों में जवाब दूंगा। एक, आप जो बात कर रही है, क्रिकेट बहुत ज्यादा खेली जा रही है और ना सिर्फ ये
इंटरनेशनल, यानी आप अपनी टीम के लिए खेलते हैं, अपने मुल्क के लिए। इसके अलावा जो प्राइवेट लीग्स हैं, जो इंटरनेशनल लीग्स हैं, ये भी काफी ज्यादा हो रही हैं। आप दुनिया की अच्छी टीम, आप ऑस्ट्रेलियन टीम को ले लें। पैट कमिंस ने इस साल IPL खेलने से इनकार किया था और वो उनका ये पॉइंट उन्होंने रखा था कि मैं आगे एशेस के लिए और फिर मैं वर्ल्ड कप के लिए तैयारी कर रहा हूँ। और आपने वो रिजल्ट देखा है। हमारे यहाँ ऐसे होता है, बाज औकात और बाज खिलाड़ी, चूंकि क्रिकेट इतनी कमर्शियल हो चुकी है, इतना पैसा आ चुका है, तो हम प्रेफर करते हैं उस तरह की एक्टिविटीज को और हम प्राइवेट लीग्स में चले जाते हैं। तो एक तो हमें इस चीज पे क्रिकेट बोर्ड को उस पर कुछ पिछले दिनों बात भी हुई है कि एक पॉलिसी वजह करने की जरूरत है कि एक खिलाड़ी एक साल में कितनी प्राइवेट लीग्स और अपने मुल्क के लिए कितना खेलेगा और बाहर कितना खेलेगा। तो इसके ऊपर तो जरूरत है। क्रिकेट ज्यादा है चूंकि उसमें पैसा है और हर आदमी चाहता है कि उसके पास ये टाइम है, जब तक वो खेल सकता है तो अच्छा खेल के उससे को फायदा हासिल करे। जहां तक आपने सरफराज और रिजवान की बात की है, सरफराज अभी उधर ही है, लेकिन मेरे ख्याल में उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया, काफी टाइम बाद कम बैक किया। उन्होंने पिछले मैच में पर्थ टेस्ट में थोड़ा स्ट्रगल किया है और उनको जब शॉर्ट पिच डिलीवरीज मिली हैं तो वो थोड़ा सा फंस रहे थे। और उनकी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका जैसे मुल्कों में जाके उनकी एवरेज कोई बहुत अच्छी नहीं रही, मेरे ख्याल 20-22 की एवरेज से उन्होंने स्कोर किया हुआ है। जबकि रिजवान अगर दूसरी तरफ आप देखें तो वो निस्बतन बेहतर इसको हैंडल करते हैं। उनकी विकेट कीपिंग की जो टेक्निक है वो निस्बतन कहा जाता है बेहतर है, शायद इसलिए उनको इस तरह से मौका जो है वो दिया गया है। अच्छा, और जिनके पास मौका इस वक्त मौजूद है, मैं बाबर आजम की बात कर रही हूँ। अब वो कैप्टन भी नहीं है, ठीक है, कुछ इतना उन पर बर्डन भी नहीं है टीम की परफॉर्मेंस को लेकर, लेकिन कितने इंपॉर्टेंट हो चुके हैं इंडिविजुअली भी कि वो अपनी परफॉर्मेंस को मजीद बेहतर बनाए। हम जानते हैं कि हर खिलाड़ी के ऊपर कभी ना कभी एक बैड पैच आता है, लेकिन अगर ये बैड पैच थोड़ा सा लंबा हो जाए तो खिलाड़ी ऐसे में किस तरीके से कॉप अप कर रहे होते हैं? समी, क्या हमारे पास प्रीवियस एग्जांपल्स रही हैं? हमारे पास जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में एग्जांपल्स रही हैं वो तो ऐसी नहीं, काबिल जिक्र नहीं है जिनका यहाँ जिक्र कर सके। खिलाड़ियों के ऊपर दुनिया भर में बैड पैचेस आते हैं, बुरे वक्त आते हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस मुतासिर होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ कुछ इसको उस तरह से प्रोफेशनली नहीं डील किया जाता। बाबर आजम की अगर आप मिसाल लें, वो दुनिया के एक बेहतरीन क्रिकेटर हैं, तीनों फॉर्मेट में उन्होंने प्रूव किया है, वो बड़े खिलाड़ी हैं, बड़े मैच में रन्स करते हैं, उनकी पाकिस्तान के लिए काफी खिदमात हैं, छोटी उम्र में उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया है। तो एक दो इनिंग्स या एक आध सीरीज में जब परफॉर्म ना हो तो हम हैं जज्बाती कौम और फिर हमारा मीडिया और हमारी सहाफी बरादरी, तो हम उनको काफी ज्यादा टफ टाइम देते हैं। इसी प्रेशर की वजह से जो है क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर आया, उन्होंने कप्तानी से उनको हटाया है। तो अभी बाबर के पास मौका है कि वो अगरचे मुश्किल सीरीज है, लेकिन आप देखें लास्ट टाइम जब हम ऑस्ट्रेलिया आए थे तब भी बाबर आजम ने 100 किया था और उन्होंने प्रूव किया था कि वो बड़े खिलाड़ी हैं। तो उनके पास मौका है, वो कर सकते हैं, उनके अंदर ये तमाम सलाहियतें और काबिलियत मौजूद है। और मुझे तो पूरा यकीन है कि वो जितने बड़े खिलाड़ी हैं और जितनी सॉलिड उनकी टेक्निक है, जिस अप्रोच से वो खेलते हैं, तो वो अपनी खोई फॉर्म हासिल करेंगे और ये जो दुनिया के तीनों फॉर्मेट्स पे वो ऊपर विराजमान रहे हैं तो वो रहेंगे इंशाल्लाह। तो वो फैंस जो उनको बहुत प्यार करते हैं, जिनमें से आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, तो इस तरह के फैंस को किस तरीके से बाबर उम्मीद दिलाएं कि लोगों की उम्मीदें भी बरकरार रहें और जो उनसे उनकी प्यार है, जो उनसे मोहब्बत है, वो ताल्लुक का रिश्ता जो है वो कायम रहना चाहिए एक क्रिकेटर और एक फैन के दरमियान? देखिए, ये तो उम्मीद तो उनका बल्ला है, उनका बल्ला चलेगा तो उम्मीद भी बंदी रहेगी, सब कुछ नजर आएगा और सब लोग जो है खामोश हो जाएंगे। आप सिर्फ बाबर आजम नहीं, आप देख लें कोई भी बड़ा खिलाड़ी हो, आप कैसे हो सकता है कि हमेशा आप कंसिस्टेंट रहें और आप हर मैच में 100 करें या 50 करें? ऐसे दुनिया में बहुत कम एग्जांपल्स हैं, ऐसे मुश्किल है। तो आपके ऊपर मुश्किल टाइम आते हैं और बाबर के ऊपर एक आध दफा ही पहले ऐसी सिचुएशन आई है, इतना ज्यादा वो अंडर प्रेशर नहीं आए और मेरे ख्याल में हमने उनको ज्यादा अंडर प्रेशर रखा हुआ है। तो उनका बल्ला है और हमें उम्मीद है, वो हमारा कीमती सरमाया है, वो बल्ला चलेगा तो सब लोग खामोश हो जाएंगे और सबकी तसल्ली हो जाएगी। पहला टेस्ट मैच का रोज है आज, आपको लग रहा है कि मौजूदाती तौर पर किसी न किसी तरीके से पाकिस्तानी टीम ये मैच जो है वो आज का जीत सकती है, मतलब कोई अच्छा स्कोर टोटल दे सकती है? देखिए, जैसे हमने पहले कहा तो 5 दिन का खेल है और पहले दिन
पाकिस्तान ने टॉस जो है जीत के उतना फायदा हासिल नहीं किया मेरे ख्याल में जो करना चाहिए था। 100 रन में सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हैं। अगर 350 से ऊपर ऑस्ट्रेलिया चला जाता है, अगरचे पिछले 2 स्पेल्स में हमने देखा है कि लेबुचैन और स्मिथ जो है काफी उनको प्रॉब्लम हो रही है, और स्मिथ ने तो 22-24 गेंदों पे 26 गेंदों पे 2 रन किए हुए हैं। तो अगर पाकिस्तान विकेटें हासिल करने में और छोटे टोटल पे इनको रिस्ट्रिक्ट कर देता है फिर तो कोई चांस है, अदरवाइज ये मुश्किल हो जाएगा। चौथी बारी पाकिस्तान की होगी और हम प्रेशर वैसे ही ले लेते हैं। लास्ट टेस्ट में हम 89 के ऊपर ऑल आउट हो गए, 360 रन से हम हारे हैं। तो वो पलड़ा जो है बज़ाहिर ऑस्ट्रेलिया का भारी है, बट आप कहिए मोजाती तौर पे तो कुछ भी हो सकता है और पाकिस्तान टीम से ये उम्मीद भी की जा सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल समी, आप हमारे साथ मौजूद थे। बाबर के बल्ले के हवाले से बात हो रही थी कि जब तक बाबर का बल्ला रहेगा तो उनके फैंस के लिए उम्मीदें जो हैं वो बरकरार रहेगी, लेकिन दूसरी तरफ सियासत में अगर बानी पीटीआई का बल्ला चला तो क्या वाकई उनके वोटर्स के लिए उम्मीदें बरकरार रहेंगी, इस पर भी बात करते हैं आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड, न्यू पाकिस्तान। वेलकम बैक वंस अगेन। तो जनाब, इलेक्शन सीजन का जब से आगाज हुआ है सख्त सर्दी भी सियासी हिद्दत खासी बढ़ गई है। बयानात, इल्जामात, मशवरे, जोड़ तोड़, जिससे जो बन पा रहा है भैया वो वही कर रहा है। कहीं लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शोर है तो किसी का गिला है कि इस बार वो लाडला नहीं है। फिर पेशन गोइयां करने वालों की भी कोई कमी नहीं है जनाब। वैसे ये तो 8 फरवरी को ही पता चल जाएगा कि किसके तज्जिए, तबसरे और पेशन गोइयां जो है वो सच साबित होती हैं। अलबत्ता इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए जमा करवाए गए कागजाती नामजदगी की तफसीलात जारी कर दी हैं। मुल्क आम इंतखाबात के लिए 28,626 कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए गए हैं, जबकि कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के लिए 60,242 मर्द और 471 खवातीन जो हैं वो इस वक्त उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं। बहरहाल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफदर अवान ये कहते हैं कि मेरा वजदान ये कहता है नवाज शरीफ 5 मरतबा मुल्क के वज़ीर आज़म बनेंगे। पीरों के घर पैदा हुआ हूं और अल्लाह से यही दुआ करता हूं। दूसरी जानिब कप्तान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह परवेज खटक वो ये कह रहे हैं कि मुझे बल्ले के निशान की ऑफर हुई थी लेकिन मैंने इनकार कर दिया। बहरहाल ये नहीं बताया उन्होंने कि उनको बल्ले का निशान ऑफर किसने किया था, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने या फिर किसी और ने। अब ये खैर वो बयान दे चुके हैं, इस बयान पर उनसे बात की जा सकती है, लेकिन पूछेंगे हम अपने तज्जियाकार से भी कि भाई कौन उनको ऐसे बल्ले की ऑप्शन दे रहा है। बहरहाल ये भी कह रहे थे कि हमारा मंशूर तैयार हो चुका है, चंद दिनों में पेश कर देंगे, इलेक्शन मुहिम जारी है और हम मेहनत कर रहे हैं। परवेज खटक ने तो यह भी बताया है कि हमारे बहुत से आजाद दोस्त इलेक्शन लड़ रहे हैं, आजाद उम्मीदवार कामयाबी के बाद हमारे साथ शामिल होंगे। फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के सरबराह आसिफ अली जरदारी ने भी जो है वो बिन मांगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में मेहनत का मशवरा दे दिया है। पहले बगैर मेहनत किए गए आए थे, अब मेहनत करें, ये उन्होंने एक मशवरा दिया है पार्लियामेंटेरियंस को। पीपल्स पार्टी के हवाले से उनका कहना था कि मुस्तकबिल रोशन है, इंशाल्लाह हुकूमत हम बनाएंगे। जबकि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इक़्तिदार में आने के बाद वफाक में 17 बड़ी वजारतें बंद करके 300 अरब रुपए अवाम पर लगाने का ऐलान किया है। इलेक्शन से पहले दावे जो हैं वो दावे ही होते हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ये भी कहते हैं कि इक़्तिदार में आकर किसान, मजदूर, नौजवान जो हैं वो ये कार्ड्स गरीबों को 3 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। फिर बिलावल ने कराची की किसी भी निशिस्त से हमने देखा है कि अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए हैं, मतलब ये कि कराची का इंतखाबी मैदान छोड़ दिया है। बिलावल, आसफा भुट्टो जरदारी ने भी किसी निशिस्त से कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए हैं और कई दिहाइयों से हम ये देख रहे हैं कि कराची के जियालों के इलाके लियारी से कौमी असम्बली की निशिस्त भुट्टोस के नाम से जानी जाती है। बहरहाल इस मामले पर बात करते हैं, जरा तफसीली सियासत पर गुफ्तगू करते हैं। नासिर चौपाई साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग एनबीसी, कैसे आप? बहुत अच्छे हैं।
लेकिन सियासत हमें उस तरह से अच्छी नजर नहीं आ रही है। एनवीसी, मुझे ये बताइए, अब कराची वाले, सिंध वाले हों, लाहौर वाले, नून लीग वाले हों, लोग कहते हैं, खुद कहते आए हैं ये हमारा सियासी गढ़ है, सियासी कला है, लेकिन पीएमएलएन के नाम मुझे लाहौर से कोई नामजदगियां नजर आ रही हैं, ना ही मुझे सिंध वालों की कराची से नजर आ रही हैं। क्या इन्हें अपने आप पर एतबार नहीं रहा, एतमाद नहीं रहा कि इन हलकों से जीत सकते हैं? नहीं, मेरे ख्याल है उम्मीदवार तो हैं, लेकिन वो जो रिवायती एक स्टाइल होता था ना, कराची से उस पार्टी का लाजमी होता था, लाहौर से उनका होता था, इसी तरह पेशावर में होता था, इसी तरह इस्लामाबाद में खास ग्रुप था जो बड़ा मशहूर था, तो कोयटा का भी सूरत हाल थी, वहां भी बड़ा धुलबुल यकीन है। तो ये अब किसी नहीं हुआ, मुझे हैरत है। और मुझे याद है, मैं शायद स्टूडेंट था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने लियारी से डी सीट किया था, हराया था बुरी तरह हारून साहब को। बड़े मशहूर खानदान है कराची का, बल्कि तहरीक पाकिस्तान का भी। उनको बरसों बाद किसी ने हराया था तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। फिर भुट्टो साहब वहाँ जीतते रहे, फिर बेनज़ीर भुट्टो वहाँ जीतती रही। तो मेरे लिए हैरत की बात है, अगरचे वहाँ उनका जियाला नबील गबोल है, वो लड़ रहा है, लेकिन एक अलामती होता है वो यहाँ इस वक्त पीपल्स पार्टी का नॉमिनेशन नहीं हुआ है, और ये मुझे हैरत हुई है। और दूसरी हैरत मुझे ये हुई है कि 2 सीटें लड़काना की, दोनों पे बिलावल साहब उम्मीदवार हैं। आसफा के आने का था कि वो आएंगी, और बिलावल साहब ने भी कहा था, जरदारी साहब ने भी कहा था, लेकिन साथ ये भी कहा था जरा सा वसीली है, अभी लैंग्वेज बैरियर भी है, वो शायद इस वजह से वो नहीं आई हूँ। बहुत से मसले आसफा में बहुत ज्यादा आपको नजर आएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल ग्रूमिंग की भी जरूरत है आसफा? मुझे तो नहीं लगता। उनकी तकरीर मैंने मुल्तान में सुनी थी, वॉज वेरी प्रिसाइज, बहुत जबरदस्त तकरीर थी वो। और अगर उसके बाद भी जरूरत है ग्रूमिंग की, जाहिर है बाप और भाई बेहतर जानते। बिल्कुल बिल्कुल। अब लाहौर में अगर आप देखें तो लाहौर में 3-3 सीटों पर एक उम्मीदवार है, 4-4 सीटों पर एक उम्मीदवार है। ये बिल्कुल समझ में नहीं आया। इसका मतलब ये हुआ कि सिंध में तो नहीं हुआ, ये पंजाब में ये हुआ है ज्यादातर कि एक उम्मीदवार 4-4 सीटों पर है, तो बाई इलेक्शन कितने होंगे फिर उसके बाद? क्या कौमी तादाद है टू इलेक्ट अ प्राइम मिनिस्टर वो मुकम्मल हो जाएगी, या बाई इलेक्शन में जाएंगे आप, या मुंतखब होने के बाद फिर दोबारा हटाएंगे बंदे को? वो समझ में नहीं आ रहा। इसी तरह ENP अनसर्टेन है अपने लालटेन के निशान को लेकर। उनको उनके इंतखाबात अगरचे मई 2024 में होने, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एतराज कर दिया है। बल्ला अभी फिलहाल PTI के पास है नहीं, और बल्ला बड़ा कारामद चीज है। बल्ले से आप क्रिकेट भी खेलते हैं, पिटाई भी करते हैं, दूसरे की गेम जब हारते हैं तो किसी पिटाई भी करते हैं, तो वो उनके पास नहीं है। अब देखें, उन्होंने बहुत सोच समझ के फैसला किया कि इस्लामाबाद भी ना जाए, तो सुप्रीम कोर्ट भी ना जाए, तो पेशावर हाई कोर्ट जाए। अब मुझे पता नहीं वो उन्होंने क्यों फैसला किया, क्या इंडिकेटर है ये, किस तरह वो क्या तर्जुमा इसका किया जाए। हम इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, हम पेशावर हाई कोर्ट जाएंगे। ठीक है, ओके फाइन, पाकिस्तानी आइन में मौजूद है। अच्छा, एनवीसी बल्ले वाले तो भी ये सोच रहे हैं कि हमने किस अदालत जाना है, ये किसने नहीं जाना है, लेकिन दूसरी तरफ नून लीग को तो ये वजदान मिल रहे हैं। कैप्टन ट्राइड सदर साहब के हवाले से मैं बात कर रही हूँ कि उन्हें ये लग रहा है कि चौथी नहीं 5वीं बार भी वजीर आजम जो हैं वो नवाज शरीफ ही होंगे, और वो जो एक सुहाना ख्वाब देख रहे हैं कि मरीम नवाज शरीफ जो है वो वजीर आला पंजाब होंगी। तो आपको क्या लगता है, ये ख्वाब, ये ख्वाहिशें उनकी जाती हैं, या वाकई पार्टी भी बिल्कुल इसी तरीके से सोच रही है कि आगे जो चलकर पंजाब की कमांड है वो मरीम नवाज संभालेंगी? घर का दामाद जो है ना, घर का बेटी भी होता है। तो जो डाइनिंग टेबल पे खाने की बातें हो रही होती है ना, हाँ। वो बाहर निकल आती है, वो बाहर निकल आती है। और मरियम ने शायद 3 सूबाई सीटों पर नॉमिनेशन फाइल किया है, तो शायद ये भी हो सकता है प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, ये पहली बार होगा कि प्राइम मिनिस्टर अब्बा होगा और बेटी चीफ मिनिस्टर होगी अगर हुआ तो। और तो फिर शहबाज शरीफ क्या करेंगे, तो फिर हमजा शरीफ क्या करेंगे, बहुत से तो फिर आ जाते हैं उसके बाद क्या मसला होगा, किस तरह होगा। और जहां तक 5वीं बार का ताल्लुक है तो ठीक है, गुड, वेरी गुड,
लेकिन उसके बाद क्या होगा, एक साहब कहने लगे वो आएंगे फिर 2 साल बाद फिर झगड़ा कर लेंगे। तो हमारे यहाँ स्टेबिलिटी अभी तक नहीं है। हमारे यहाँ मसाइल जो कि तो मौजूद हैं, और इन पॉलिटिकल मसाइल को हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म्स के जरिए, लीगल मसाइल को, जुडिशरी के मसाइल को जुडिशरी रिफॉर्म के जरिए, और ब्यूरोक्रेटिक मसाइल को हमें बाबुओं की इस्लाह के जरिए हल करना पड़ेगा। अच्छा एमबीसी, आप बैठे तो सिंध में हैं, लेकिन आप भी गहरी नजर रखे हुए हैं, माशाल्लाह बहुत बड़े सीनियर तज्जियाकार हैं आप। मुझे ये बताइए, आपके पास क्या खबरें हैं? क्या आपको लगता है कि वाकई अगर घर के ड्राइंग रूम में ये बैठकर बात हो भी रही है या डाइनिंग टेबल पर कि मरियम नवाज वज़ीर आला पंजाब होंगी, तो इसे बाकी जो बड़े हल्के हैं, सियासी हल्के, वो एक्सेप्ट कर लेंगे? मैं IPPs के हवाले से भी बात कर रही हूँ यहाँ पे। और फिर जाहिर सी बात है, पार्टी के अंदर खुद नून लीग में बहुत से ऐसे सीनियर रहनुमा मौजूद हैं जहां से कहीं ना कहीं आपको लगता है कोई ना कोई नाराजगी वाला एलिमेंट सामने आ सकता है, फिर खुद उनके चचा शहबाज शरीफ। अब आप मुझे बताएं कि क्या तलाल चौधरी को टिकट मिल गया? बिल्कुल। इसके साथ साथ ये कि चीफ मिनिस्टर के उम्मीदवार बहुत लोग थे, और शहबाज शरीफ साहब ने बतौर प्राइम मिनिस्टर जो एक्टिविटी दिखाई थी उससे बहुत से लोग मुतासिर हैं। मैं जिक्र कर रहा हूँ बहुत से लोगों का, आवाम की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोग मुतासिर हैं उससे, और वो कहते हैं कि ये बंदा ठीक है, इसलिए वो बंदा आया भी था प्राइम मिनिस्टर बनकर, और वो बंदा ही दूसरे बंदे को चार्ज दे गया है ताकि कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी चलती रहे। अब जो नवाज शरीफ साहब के मैसेजेस हैं जो अभी जा रहे हैं, फला से बदला लेना है, फला को नहीं छोड़ना है, उसका हिसाब तो होना चाहिए जी। ये मैसेज दोबारा शुरू हो गए, तो ये भी गड़बड़ कर रहे हैं। वो बार बार दोबारा बहाना कर लेते, नहीं मैं तो ये कहना चाह रहा था, लेकिन ये उनके दिल में एक गुबार है, उनके दिल में एक कहते हैं ना खराश पड़ी हुई है कि मेरे साथ ये हुआ था, और उनको अभी तक जवाब नहीं मिला मुझे क्यों निकाला गया था, तो जवाब नहीं मिला। कभी वो कारगिल की बात करते हैं, कभी वो और चीज की बात कर जाते हैं, तो वो गुबार है जो निकल रहा है बार बार। तो मेरा ख्याल ये दूसरे से जहांगीर सिंह का ग्रुप है, अड़ गया है वो 20 सीटों पर, ये 20 सीट नहीं दे रहे हैं उसको, अगर उसको नहीं देंगे तो फिर क्या होगा। तो इसके अलावा और ग्रुप वहाँ बहुत से हैं, लोकल ग्रुप बहुत ज्यादा हैं जो अब मैटर करेंगे। यानी कि लब्बैक कहाँ जाएगी, आप देखें ना जी जी, तो बड़ा मैटर करता है वो लोग। और उसके साथ साथ JUIF कहाँ जाएगी? सर JUIF की मुलाकात भी उस पार्टी से हुई है, अली गिलानी के रजा गिलानी के पास वो लोग खुद गए पंजाब में एडजस्टमेंट के लिए। तो ये मुख्तलिफ हवाएं, मुख्तलिफ पैगामात, मुख्तलिफ संदेशे आ रहे हैं हवाओं के जरिए, तो ये जरा से डिस्टर्बिंग है। लेकिन इसके बावजूद मैं कहूँगा कि अगर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो वो मखलूत हुकूमत के प्राइम मिनिस्टर होंगे, वो मुस्लिम लीग की सिंगल ताकत पर प्राइम मिनिस्टर नहीं बन पाए। ये पॉपुलैरिटी तो वैसे भी मुस्लिम लीग नून की हमें नजर नहीं आ रही कि वो 2/3 अक्सरियत के साथ जो है वो असेंबली में जाकर बैठे हैं, लेकिन जरदारी साहब हम दूसरी तरफ ये देख रहे हैं कि PTI को मेहनत करने के मशवरे दे रहे हैं। NBC गुज़श्ता बार बगैर मेहनत करके वो हुकूमत में आ गए थे, ये उन्होंने PTI वालों को कहा, इस बार जरा मेहनत कर लें फिर देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन मुझे ये बताइए कि क्या पीपल्स पार्टी और नून लीग जब भी हुकूमत में आए हैं वो मेहनत करके आए हैं? हमारी तारीख हमें क्या सिखाती और बताती आई है? जो बताती आई है, जो सिखाती आई है, वही हम अभी देख रहे हैं। लेकिन आप बता दीजिए, क्योंकि आप माशाल्लाह बहुत ज्यादा तजुर्बेकार हैं, तो शायद आपको पता हो कि हाँ कुछ थोड़ी बहुत मेहनत इन लोगों ने की हो इक़्तिदार में आने के लिए। ये पीपल्स पार्टी की तो आप कह सकते हैं मेहनत करके आए। अच्छा, तो साहब ने हुकूमत छोड़ी, हुकूमत से बाहर आए, बहुत बड़ा ट्रेन मार्च किया उन्होंने, होते हुए उनका वो जो रुमाल था जो आंसू से भीग गया था, लाभ हुआ बाकायदा, एक अजीब खलकत थी, एक उमड़ गया था, वो तो एक अजीब करिश्मा था वो भुट्टो साहब। बेनजीर भुट्टो स्ट्रगल करके आई बड़ा के खिलाफ, गुलाम शाह खान और इस्लाम बेग उनके खिलाफ थे, लेकिन वो आई। जाहिर नवाज शरीफ साहब टू बी वेरी फ्रैंक मेहनत करके नहीं आए थे। जनरल जिलानी साहब थे और उसके बाद जनरल जियाउल हक साहब थे, वो उनके मुरब्बी और मोहसिन है उनके, जाहिर है बहुत ज्यादा उनसे मोहब्बत करते थे वो। मुझे याद है कि जब एक बार शुजात ने उनका तख्ता लौटने की कोशिश की थी तो जनरल जिया मान गए थे, अगर आप करें तो उनकी मुलाकात हुई नवाज शरीफ साहब से, मियाँ शरीफ साहब से, तो बाहर निकल के जनरल जिया ने कहा कि नवाज शरीफ का किला बड़ा मजबूत है,
उसे कोई नहीं उखाड़ सकता। तो वो भी याद है, लेकिन फिर एक वक्त बदलता है, पलटता है। फिर उन्होंने स्ट्रगल भी की, फिर उन्होंने जद्दोजहद भी की। तो फिर इनमें से क्या वजह है कि इतनी सियासी जद्दोजहद करने के बावजूद आज भी पीपल्स पार्टी लाडला वाले डोमेन में नहीं आ पा रही? क्योंकि हम ये देख रहे हैं बार बार उनकी तरफ से भी शिकवे शिकायतें सामने आ रहे हैं और बारहा कहा जा रहा है कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। आपको वाकई लगता है कि पीपल्स पार्टी को उस तरीके से अकोमोडेट नहीं किया जा रहा जिस तरीके से पीएमएलएन को किया जाता रहा है और फिर से किया जा रहा है? पीपल्स पार्टी का जो एक विरासत है ना, उसको अगर ये लोग खराब करना चाहते हैं तो मुझे बड़ा दुख होगा। उस पार्टी की विरासत ये है कि वो लाडला बन के कभी नहीं आई, और आज ये फरमाइशें हो रही हैं कि हमें भी लाडला कर लो। अनफॉर्चुनेटली ना हमारे यहाँ सियासत भी तो एनबीसी यही हो रही है। फॉर्चुनेटली, वेरी अनफॉर्चुनेट। और आज मैं यार अब अच्छा, आज मैं आपको बात बताऊं, जब बीबी ने पहली गवर्नमेंट ली तो उससे एक हफ्ते पहले हमारी मुलाकात हुई। अच्छा। मैं पॉलिटिकल वर्कर बिल्कुल नहीं था, मैं जर्नलिस्ट था, लेकिन मैं बहुत अच्छा जानने वाला था। मैं दोस्त नहीं कहूंगा बीबी का, क्योंकि भुट्टो साहब के पास मेरा आना जाना होता था, मुझे किताबें देते थे पढ़ने के लिए। तो मैंने बीबी से कहा, सब बैठे थे लोग, मैंने कहा आप हुकूमत ना लें, ये हुकूमत नाकिस हुकूमत होगी और आपको 2 हफ्ते बाद ही मालूम हो जाएगा क्या है। वो नहीं मानी, जाहिर सी बात है, उनका अपना मसला था। तो उसके बाद ही मालूम हुआ कि उनकी जो काबीना थी, आधी काबीना तो उनके लिए अजनबी थी। उनको पूछना पड़ा हमारा वजीर खारजा कौन है, हमारा वजीर खजाना कौन है, तो लोग जी भी हम है, हम है, हम। तो ये तो सूरत हाल है। फिर ऐसी हुकूमतें मिलती हैं आपको, फिर इस तरह हुकूमतें मिलती हैं कि आपको मकबूल होने के बावजूद आपको कबूलियत हासिल नहीं होती, आप कबूल नहीं किए जाते। और यही हुआ पीपल्स पार्टी के साथ, यही हुआ नवाज शरीफ के साथ, और इमरान खान ने खुद किया अपने साथ सब कुछ। अच्छी बात तो ये है, इमरान खान साहब ने खुद किया अपने साथ। अगर इमरान खान साहब अपनी हुकूमतें नहीं तोड़ते, मैं अदम एतमाद का हमेशा आपके प्रोग्राम में भी आता था, अदम एतमाद का मैं सब खिलाफ था, ये नहीं होना चाहिए। और जब अदम एतमाद हो गया तो मैं कभी इंतखाबात करा दें, घर जाए अपने अपने, वो भी नहीं किया तो मसाइल इकट्ठे होते चले गए, फाइल अप होते चले गए, अब यहाँ पहुंच गए। तो मुझे लगता ये है कि बेहतर होगा कि एक अच्छे इंतखाबात हो जाए, जो बड़े लोग हैं वो उनमें ज्यादा अच्छे इंतखाबात। क्विकली कमेंट कीजिएगा, एनबीसी या फ्री एंड फेयर, क्योंकि शफाफियत पर बहुत बड़ा सवाल ये निशान है। फेयर एंड फ्री बड़ा मसला है, बड़ा मुश्किल सवाल है आपका ये। मेरी नजर में आज तक लोग कहते हैं कि एक इंतखाब हुए बड़े फ्री एंड फेयर थे। हमारे मुल्क में आज तक फ्री एंड फेयर इंतखाब, ट्रांसपेरेंट इंतखाबात, ये मेरी अपनी राय है, मुमकिन है गलत हूं मैं, कि 71 के इंतखाबात फ्री एंड फेयर थे, नहीं थे वो भी बाकायदा इंस्पायर्ड। बहुत शुक्रिया एनबीसी आपके वक्त के लिए। और वाकई ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है कि जो आइंदा आम इंतखाबात हैं ये फ्री एंड फेयर होंगे या नहीं होंगे। सियासी जमातों का से कोई लेना देना नहीं है, ये उस आम वोटर का जो है कंसर्न है, जो कि सच में अपने पसंदीदा उम्मीदवार के लिए वोट कास्ट करना चाहता है। कहीं पे सीट एडजस्टमेंट हो रही है, कहीं पर मुक मकाऊ की सियासत हो रही है, कहीं पर किसी को इंतखाबी निशान की अलॉटमेंट नहीं हो रही है। तो वाकई ये बात जो है वो बार बार की जाती रही है, कुछ तज्जियाकारों की तरफ से भी और कुछ सियासतदानों की तरफ से भी, कि एक जो सियासी वर्कर है ना वो बड़ी तको-दो करता है, बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मारें उसने खाई होती है, लेकिन जब उसके हल्के से सीट एडजस्टमेंट किसी पार्टी के मेंबर के साथ हो जाए ना तो उसकी ख्वाहिशात का गला घोंट दिया जाता है और ये एक सियासी वर्कर की सियासी मौत होती है। बट एनीवेज, पाकिस्तान में इलेक्शन हो और अनोखी और अजीबो गरीब खबरें मंजर यहाँ पर ना आए तो वैसे तो पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसी ही चीजें आपसे जरा शेयर कर लेते हैं कि क्या आपको मालूम है कि मुल्क के कई नामवर सियासतदान आइंदा बरस 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, जिसमें साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन साहब हैं, लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी हैं, साबिक वज़ीर खजाना मिफ्ता इस्माइल और साबिक चेयरमैन सेनेट नैयर बुखारी ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया है। साबिक वफाकी वज़रा असद उमर, अली नवाज अवान, अली जैदी, खुसरो बख्तियार भी इंतखाबी दौर से बाहर हैं।
सदाकत अली अब्बासी, इमरान इस्माइल, फरूख हबीब भी अगले बरस इंतखाबात में हिस्सा नहीं लेंगे। दूसरा, एक अनोखे मुकाबले की बात करें तो सूबाई असम्बली की जो है वो PB-24 को और एक दिलचस्प सूरत हाल जो है वो पैदा हो गई है, जहां जो है गवादर समेत जहां काफी जो मामलात है ना वो हमें डिफरेंट नजर आ रहे हैं। तर्जमान BAP जो है वो ये कह रहे हैं कि बाबर बलोच साहब अपने 4 सालों का मुकाबला करेंगे, जिनमें 3 सगे भाई हैं और उनका एक कजन शामिल है। अब PP-24 जो है गवादर, वहां पर 3 भाई जो है वो हमल कुलमती, कुछ बड़े ज़ुबैर कलमती, मीर मकसूद कलमती भी जो है वो आमने सामने हैं, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल एक कजन जो है अरशद कलमती ने भी कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। NA 259 पर भी जो है वो बाबर बलोच अपने साले हमल कलमती का मुकाबला करेंगे। बहरहाल अच्छी चीज ये है कि इस सीट पर जो भी जीते, सीट जो है वो कलमती फैमिली की ही मानी जाएगी, जानी जाएगी। दूसरी जानिब KPK के जो जिला बुनीर है वहां पर अकलियत बिरादरी से अगर देखा जाए तो अकलियत से ताल्लुक रखने वाली पहली खातून उम्मीदवार ने PK-25 बुनीर से जनरल नशिस्त पर अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं, जबकि अकलियत से ताल्लुक रखने वाली पहली खातून उम्मीदवार डॉक्टर सवेरा प्रकाश ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से अपने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। डॉक्टर सवेरा प्रकाश जो है उन्होंने जिला बुनीर में अकलियती बिरादरी से ताल्लुक रखती हैं और उनके वालिद जो है डॉक्टर ओम प्रकाश वो गुज़िश्ता 35 बरसों से पीपल्स पार्टी से ही वाबस्ता हैं। तो डॉक्टर सवेरा प्रकाश ने कौमी और सूबाई असम्बली की मखसूस नशिस्तों के लिए भी दरख्वास्त दी है, ताहम मकामी सियासतदानों के मुताबिक बुनेर से ताल्लुक रखने वाली पहली खातून है वो, और उन्होंने जनरल नशिस्त पर इलेक्शन लड़ने के लिए कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा दिए हैं। ये तो एक अच्छी खबर है कि खवातीन जो है वो खास करके अकलियतों में से लोग जो हैं वो मंजर-ए-आम पर आ रहे हैं और ऐसे लोगों को हमें भी वेलकम करना चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी को इन लोगों को वेलकम करना चाहिए, क्रिश्चियन कम्युनिटी को इन्हें वेलकम करना चाहिए। पर अब जो खबर मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं ये किसी भूचाल से कम इसलिए नहीं है कि जिस तेजी से सोशल मीडिया पर फैली है इससे पहले कोई और मिसाल हमें नहीं मिलती। अपनी गुलकारी और मुनफरिद अंदाज से मशहूर होने वाले चाहत फतेह अली खान ने लाहौर से कौमी असम्बली के हल्के NA 128 से अपने कागजात नामजदगी जनाब जमा करवाए हैं, जो कि उन्होंने अपने असल नाम काशिफ राना के नाम से जमा करवाए हैं। तो सियासत में एक यही एंटरटेनमेंट बाकी रह गई थी जो कि अब लग जाएगी। चाहत फतेह अली खान ने कहा है कि मैं आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैं अभी जो है बता सकती हूं कि इस हल्के में तो बहुत रौनक लगने वाली है और यहाँ का जो मुकाबला है वो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि चाहत फतेह अली खान जो है वो अपने इंटरेस्टिंग से जो गाने हैं उनसे अपने वोटर्स को कायल करने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कि उन्हें कितने वोट मिलते हैं और क्या वाकई इस किस्म के लोगों की एंट्री सियासत में होनी चाहिए। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि जो हमारी सियासत है वो अब किसी एंटरटेनमेंट से कम नहीं है। बहरहाल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी इसी हल्के से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये साहब उनके मद्दे मुकाबिल होंगे। तो बेस्ट ऑफ लक टू बिलावल एंड टू चाहत फतेह अली खान एज वेल। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मेरा गला सूख गया है, मैं चाय पी लूं। आप लोग भी टेस्ट कीजिए, जाके नाश्ता कीजिए मजे मजे का और मुझे याद कीजिए, क्योंकि एक न्यूज़ हेडलाइंस के ब्रेक के बाद दोबारा मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगी। स्टे ट्यून्ड टू पाकिस्तान। जी वेलकम बैक वंस अगेन जनाब, आप देख रहे न्यू पाकिस्तान। अच्छा, ब्रेक में जब भी हम लोग जाते हैं ना तो ब्रेक में अक्सर मैं ना ट्विटर खोलकर इस्तेमाल करना शुरू कर देती हूँ। ट्विटर पर कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग आपको मिल ही जाता है, क्योंकि जो लोग जिस वेबसाइट के शौकीन होते हैं वो जरा वहां पर जाके उस चीज़ को स्क्रॉल कर रहे होते हैं। तो हमारे सहाफ़ी कलीग ही हैं, उन्होंने एक ट्वीट जो है वो भी पोस्ट की हुई थी। इदारा शुमारियात के कुछ फिगर्स जो थे वो बताए हुए थे और कुछ शहर तो ऐसे हैं कि जहां पर अंडे जो है वो इस वक्त 420 रुपए दर्जन जो है वो 4 से 50 रुपए के दरमियान जो है वो बिकते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें इस्लामाबाद इन शहरों में सर फहरिस्त है और कराची में भी अंडे जो हैं वो खासे महंगे हैं। तो मैंने सोचा कि अपडेट जो है जरा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, वो इसलिए क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है और अंडे थोड़े महंगे हैं, तो इसका मुतबादिल भी ढूंढिए कि आप गर्म मशरूबात के जरिए बच्चों को अच्छी ग़िज़ा कैसे दे सकते हैं। बट एनीवेज
ब्रेक पर जाने से बात पहले हो रही थी सियासी माहौल के हवाले से कि इस वक्त सियासी हिद्दत जो है वो खासी बढ़ती चली जा रही है और जो आम इंतखाबात का वक्त करीब आ रहा है हम ये देख रहे हैं कि जो बयानात हैं वो भी खासे तब्दील होते चले जा रहे हैं। ऐसे में हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एंड वन ऑफ माई वेरी फेवरेट कमर जमान कायरा साहब। जब भी इनसे गुफ्तगू होती है बड़ी ही मुफस्सिल बड़ी ही मुदब्बिराना गुफ्तगू होती है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग कायरा साहब, कैसे हैं आप? जी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, कागजाती नामजदगी की जो है डेट खत्म हो गई है, अब तो एतराजात सामने आएंगे, पता चलेगा किसके मंजूर हुए किसके नहीं हुए। आप बताइएगा सबसे पहले तो यू बीइंग पॉलिटिशियन, क्योंकि बहुत से लोगों के दिलों में अभी भी ये खलिश है, अभी भी एक सवाल है कि सियासत में आम इंतखाबात तो होते हुए हमें नजर आ रहे हैं लेकिन शफाफियत पे क्वेश्चन मार्क है। लेवल प्लेइंग फील्ड किसी एक जमात के लिए है तो कुछ जमातों के लिए नहीं है। आपका अपना तज्जिया तजुर्बा क्या कहता है आने वाले आम इंतखाबात को देखते हुए? देखिए, इस वक्त जो इलेक्शन की फिजा अब तक नजर आई है वो बिल्कुल इस बात की मुतकाजी है कि इसके ऊपर यही सवाल रेज किया जाए। आज कुछ जमातें राइटफुली ये कह रही हैं कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही और मेरी जमात उसमें शामिल है और हम भी इस पहले दिन से इस पर एतराज कर रहे हैं और सिर्फ अपने लिए नहीं कर रहे बल्कि हम अमूमी तौर पर किसी एक जमात को फेवर और कुछ जमातों का रास्ता रोकने की जो बातें की जा रही है, ये कोशिश की जा रही है, उसके लिए बात कर रहे थे। और मकसद हमारा यही है कि हम स्टेक होल्डर हैं और पाकिस्तान के अंदर अगर हमने इस मुल्क को सियासी निज़ाम के तहत चलाना है तो उसकी बुनियाद असास जो होगी वो इलेक्शन है। और अगर इलेक्शन के ऊपर लोगों को एतमाद ही ना हो, हर बंदा ये समझ रहा हो कि किसी एक जमात को फेवर किसी एक जमात की खिलाफवर्जी हो रही है और अपनी मतलब के लोग लाए जा रहे हैं, फिर किसी नए हाइब्रिड निजाम की कोशिश की जा रही है, अगर यही लोगों के ज़हन में तसव्वुर होगा तो फिर इलेक्शन भी हुआ, इवन देन मामला दुरुस्त नहीं हो पाएगा, चीजें बेहतर नहीं चलेंगी अगर हमने इसी तरह चीजों को चलाया। अनफॉर्चुनेटली तो मैं समझता हूँ कि हमें सबक सीखना चाहिए माजी से, हमें आगे बढ़ने के रास्ते पैदा करने के लिए पेरेंट फ्री इलेक्शन और सब तमाम स्टेक होल्डर्स को मौका देना चाहिए। पीटीआई के कुछ लोगों पे लीडरशिप पे अगर केसेस हैं उनके केसेस फेयर ट्रायल होने चाहिए और ये जो इस वक्त छीना झपटी और ये जो शिकायतें हैं कि हमें कागज नहीं तब जमा कराने दिए गए, हल्का बंदियों के ऊपर एतराज है, सिक्योरिटी का अमल अभी जो है जो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क आने शुरू हो गए हैं कि क्या होगा। इन हालात में होने वाला इलेक्शन काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, हमारे लिए फायदे की बजाय नुकसान का बायस बन सकता है। ट्रू। अच्छा कायरा साहब, इस वक्त जो कागजाती नामजदगी जमा हुए हैं उसमें पीटीआई सर फहरिस्त है, 2434 उनके जो लोग हैं उन्होंने कागजाती नामजदगी जमा करवाए। दूसरे नंबर पर नून लीग है 2134, पीपल्स पार्टी जो है वो 1651 जो लोग हैं सियासी कारकुनान हैं उन्होंने कागजाती नामजदगी जमा करवाए हैं। ये इतना फासला, इतना गैप क्यों? क्या टिकट्स लोगों ने कम लिए हैं? ये टिकट्स की तरफ पीपल्स पार्टी की तरफ लोगों का इतना रुझान नहीं है? मामला क्या है? पाकिस्तान में 266 कौमी असम्बली के हल्के हैं और 700 कुछ जो है वो सूबाई असम्बलियों के हल्के हैं। इस तरह अगर देखा जाए तो कुल मुल्क के अंदर तो 700 भी बल्कि इससे भी कम होंगे, तो कुल तकरीबन 800-900 हल्के हैं जहाँ पे इलेक्शन होना है। और अगर एक हल्के में एवरेज भी 1.5 कैंडिडेट आए या 2 कैंडिडेट्स भी आए तो ये 1300-1400-1500 ही बनते हैं। अगर किसी जमात के अंदर आजाद मेंबरान ने बहुत सारे एक एक हल्के के अंदर कागज जमा करा दिए तो ये उसकी पॉपुलैरिटी नहीं होती। और दूसरी बात यह है कि अभी तक टिकट्स नहीं दिए गए, अभी तो सब लोग ही आजाद हैं, उन्होंने अपनी अपनी एफिलिएशन बताई है फलां जमात के साथ है। अब जब अलॉटमेंट ऑफ सिंबल होगा उस दिन आप अपने पार्टी टिकट जमा कराते हैं और फिर आप अपनी जो वाबस्तगी है किसी जमात से उसका डिक्लेरेशन देते हैं। देखते आप कागजात में भी है लेकिन डिक्लेरेशन वही होता है जो जमात आपको ओन करती है। लिहाजा अभी तो ये कहना कबल अज़ वक्त है और ये मैटर नहीं करता कि 3000 या 2000, देखना यह है कि हल्के कितने हल्कों के अंदर कागज जमा हुए। सही। अच्छा, हम देख रहे हैं कि बिलावल जरदारी साहब बलूचिस्तान की तरफ भी उन्होंने रुख किया, वहां पर भी खासे उन्होंने जलसे किए हैं, सिंध की तरफ भी हमें करते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब कब आ रहे हैं, लाहौर कब आ रहे हैं, यहाँ के लोगों को कब वो वेलकम कर रहे हैं, यहाँ से आप लोग कब अपनी जो है वो सियासी कैंपेन का बाकायदा तौर पर आगाज करेंगे? बिलावल साहब जल्द शुरू कर रहे हैं जी।
उनका गुजरांवाला में हो गया था। अब क्योंकि उनके अपने नॉमिनेशन भी थे और 27 तारीख को आज कल 27 तारीख को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी के मौके पे वो वहां से अपनी कैंपेन का आगाज कर रहे हैं। देन ही विल कम टू पंजाब एज वेल। तो क्या सियासी मंशूर जो है आइंदा आने वाले आम इंतखाबात के लिए उसके लिए भी बीबी शहीद की जो बरसी का दिन है वो मुकर्रर किया जाएगा, या फिर अभी आगे बढ़कर थोड़ा सा वक्त लेंगे आप लोग, फिर कोई जो है वो सामने आएगा मंशूर? नहीं, मंशूर तो उसके ऊपर काफी सारा काम हो चुका। आज कल भी बिलावल साहब ने कल भी बिलावल साहब ने कुछ चीजें अनाउंस की है। उन्होंने अपना मंशूर है वो ओपन किया है अपनी एक डिस्कशन में, और इंशाल्लाह कल की स्पीच में भी उसकी बुनियाद फराहम कर दी जाएगी और उसका डॉक्यूमेंट भी जो है वो इन दिनों में आवाम के सामने रखा जाएगा। सही। अच्छा, दूसरा मुझे ये भी बताइएगा खैर साहब कि जो सियासी मंशूर है आने वाला आपकी पार्टी का आगे आम इंतखाबात को लेकर, जाहिर सी बात है आप भी पार्टी के एक सीनियर मेंबर में शुमार होते हैं, यूथ के लिए क्या आप लोग समझ रहे हैं कि आगे चलकर कोई ऐसा मंशूर सामने लाया जाए जिसमें यूथ जो है उसको अट्रैक्ट किया जाए, उसको इंटैक्ट रखा जाए? क्योंकि हमारे यहाँ हम देख रहे हैं कि जवानों को एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की सख्त इस वक्त जरूरत है, क्योंकि वो एक विजन के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके हाथों में डिग्रियां हैं लेकिन उनके पास नौकरियां नहीं हैं, और अब तो बात नौकरी नहीं, हमारे नौजवान जो हैं वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ बढ़ गए हैं। तो यूथ को किस तरीके से मोबिलाइज करेंगे? देखिए, यूथ या इस मुल्क की खवातीन या इस मुल्क के बुजुर्ग ये अलग अलग नहीं होते, इंटीग्रेटेड एक दूसरे में जुड़े हुए होते हैं। ये हमारा जो बहस है ना कि नौजवानों के लिए क्या कर रहे हैं और फलां के लिए क्या कर रहे हैं, इस तरह माशरे नहीं आगे बढ़ते। आपने देखना यह है कि फर्ज करें नौजवानों का बड़ा मसला इस वक्त क्या है, तालीम है, हुनर है, रोजगार है। रोजगार का फराहमी तो उसी सूरत में होगी कि आप इकोनॉमिक रिवाइवल आपके यहाँ हो, उसके लिए आपको कोशिश करनी है इकोनॉमिक रिवाइवल की, और वो कोशिश की जाएगी या जा रही है। यही जमातें सारी अपना अपना वे फॉरवर्ड देंगी कि वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए हमारी ट्रेड को फोकस करेंगी, इंडस्ट्री को फोकस करेंगी, ज़राअत को फोकस करेंगी, ह्यूमन रिसोर्स को फोकस करेंगी, या वो मिक्स मैच बनाएगी, ताकि उसके मुताबिक आप देखेंगे कि पाकिस्तान का अगर इकोनॉमिक रिवाइवल होता है, कारोबारी जो अमल है वो चलता है, तभी लोगों के लिए रोजगार के मौके पैदा हो सकेंगे, तभी इंडस्ट्री चलेगी, ज़राअत चलेगी, तभी मामले बेहतर हो सकेंगे ना, और तो कोई जरिया नहीं होता। ये जो है ना कि हम नौजवानों के लिए कोई अलग पॉलिसियां बनाएंगे, हम लोगों को हाँ नौजवानों को रोजगार देने के लिए आप एक पॉलिसी जरूर देते हैं कि जी जो नौजवान रोजगार हासिल नहीं कर रहे, उनके पास डिग्री या हुनर है, उनको एक सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाए ताकि वो ता वक्त वो किसी रोजगार कमाने के मामले में खुद कफील ना हो जाएं, उनको स्टेट सपोर्ट फराहम करे, जिस तरह सारी दुनिया में कर रहे हैं। तो ये तो एक टेम्परेरी सपोर्ट होती है, लेकिन ये सिर्फ यूथ के लिए सेपरेट नहीं है। हाँ, यूथ का नौजवान जो लीडर है वो तो हमारा लीडर तो है यूथ का इस वक्त सही रिप्रेजेंटेटिव। जब कहा जाता था कि वो जरा कम उम्र है, तो यूथ तो इसी उम्र की होती है, इसी उम्र के लोगों को यूथ कहते हैं ना। तो यूथ का लीडर भी यूथ वाला इंशाल्लाह बिलावल साहब है, और इंशाल्लाह वो बेहतर पॉलिसी भी देंगे। आप देखिएगा अभी भी जब कल उन्होंने बातें की है, वो भी उन्होंने फोकस किया है यूथ को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बुनियादी तौर पे इस मुल्क के अफराद पे, लोगों पे, नौजवानों पे, खवातीन पे, मार्जिनलाइज तबकात पे तवज्जो देती है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी देती है, इंडस्ट्री और ज़राअत पे भी देती है। हम हमेशा मजदूरों को, किसानों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन नौजवानों के लिए भी उम्मीद इसी सूरत पे हो सकती है कि आपका मुल्क, आपकी इकोनॉमी ब्रॉडन हो, आपके एक्सपोर्ट्स बेहतर हो, आपकी दुनिया की मंडी में जाके आप अपने लिए रोजगार कमाने के मौके पैदा कर सके, हुनर आपको मिल सके। तो ये एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी की सूरत में होता है, इसमें सेपरेटली किसी खास तबके के लिए नहीं हो सकता। सही। अच्छा, कह रहे साहब कल बिलावल भुट्टो साहब ने जब गुफ्तगू की है तो उन्होंने कुछ दावे भी किए हैं, और उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट जो तक है वो बिजली फ्री कर दी जाएगी, और बहुत सी उन्होंने कहा है कि महदूद वजारतें रखी जाएंगी, कुछ वजारतों को तो बंद करने के वाले से भी बात कर रहे हैं, 17 वजारतें बंद कर दी जाएंगी, फिर कुछ महकमे हैं उनको भी जो है वो प्राइवेटाइज किया जाएगा, और 300 अरब रुपए का जो पैकेज है उसकी मद में तालीम होगी, एजुकेशन है जिसमें सेहत है, इन सारे सेक्टर्स पर काम किया जाएगा। ये जो 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने
देने का मामला है, ये 17 वजारतें बंद करने का मामला है और महकमों को प्राइवेटाइज करने का मामला, ये इतना आसान लगता है आपको? देखिए, काम तो कोई भी आसान नहीं होता। एक रियासत चल रही होती है, जब अपने उसका रुख बदलना होता है तो ये मुश्किल काम होता है, तो आसान तो नहीं होता, लेकिन ये काम किए जाते हैं ना। अगर एक चीज सही नहीं हो चल रही है और उसको अपने दुरुस्त करना है, तो जो उसकी ट्रेडिशनल स्टाइल होता है उस पर लोग आदी हो चुके होते हैं। उन्होंने जो कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली देंगे फ्री या 17 वजारतें खत्म करेंगे, तो 17 वजारतें तो खत्म करनी चाहिए, इसलिए कि वो वजारतें जो 18वीं तरमीम के बाद सूबों के हवाले कर दिए गए इख्तियारात, वो मरकज में भी रख के बैठ गए हैं बाबू लोग, और वहाँ ये बजाय इसके कि इससे बर्डन कम होता और इसमें परफॉर्मेंस बेहतर होती और ऑटोनॉमी होती, ये तो और सेंट्रलाइजेशन हो गई है, खर्चे बढ़ गए। तो बिल्कुल ये होना चाहिए, ये तो सारी जमातों का व्यू था कि ये वजारतें खत्म करनी चाहिए। इसी तरह जो कुछ महकमे हैं जो अगर काम सही नहीं कर रहे हैं, जिनके ऊपर मुसलसल लॉसेस हो रहे हैं और वो स्टेट डिसइन्वेस्टमेंट कर देती है, और ये जो पैसा ड्रेन होता है उनमें, तो वो पैसा वहां से सेव करके अगर हम लोगों नौजवानों के इल्म पे, उनकी सेहत पे, उनके पाकिस्तानी सोसाइटी पे, ह्यूमन रिसोर्स पे खर्च करते हैं, तो वो ज्यादा जरूरी है। इसलिए कि लेकिन कायरा साहब, ये सब कुछ करने के लिए पीपल्स पार्टी का हुकूमत में होना या यूं कह लीजिए कि वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठना भी बहुत जरूरी है, पर एक तासुर जो बहुत लंबे अरसे से कायम है वो यही है कि शायद कि पीपल्स पार्टी अब एक सूबे की जमात बन के रह गई है, ये विफाक में नहीं पहुंच पा रही जिस तरीके से उसे पहुंच जाना चाहिए। पंजाब को लेकर भी क्या अपनी स्ट्रेटेजी आप लोग डिफाइन कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने सच में हुकूमत बनानी है तो? देखिए, पहली गुजारिश तो यह है कि जमातें इसी उम्मीद के साथ इंतखाब में जाती हैं कि लोग उनको वोट देंगे और वो लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, और आप अपने मंशूर के जरिए ही लोगों को कन्विंस करते हैं ना, आप लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। पीपल्स पार्टी लोगों की पाकिस्तान की एक ट्रेडिशनल जमात है। किसी वक्त में अगर सीटें कम मिल जाएं या ज्यादा मिल जाएं या कुछ अर्सा के लिए आपके बैड पैच आ जाता है, तो ये कौमों पे, अफराद पे, पार्टियों पे आते रहते हैं। एक वक्त था जब पीपल्स पार्टी 17 सीटों के साथ बैठी थी, एक वक्त था जब मुस्लिम लीग के पास 14 सीटें थी इसी मुल्क के अंदर, लेकिन फिर वक्त बदलते हैं। लेकिन जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो आप इसी नुक्ता नजर को लेके जाते हैं, आप मंशूर लोगों के सामने रखते हैं, और हमें यकीन है कि हम बहुत बेहतर परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान के लोगों के मसाइल का हल निकालें। चलिए, विशिंग यू वेरी गुड लक कमर ज़मान कायरा साहब फॉर योर इलेक्शन कैंपेन। और इस वक्त जो सियासी जमातें हैं वो अपना अपना उसकी तैयारी के आखिरी मराहिल में है, उन्हीं में से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। 27 दिसंबर को जो होने वाला जलसा है, मुमकिन तौर पर कुछ ना कुछ उसके जो पॉइंट्स हैं उसको हाईलाइट करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। एनीवेज, आगे बढ़ते हैं, ब्रेकिंग न्यूज है वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के हवाले से यह खबर है, लेकिन खबर आज थोड़ी अच्छी नहीं है। वो ये कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के आगाज पर जो है वो मंदी जो है वो शदीद देखने को मिल रही है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1009 की बड़ी कमी पर जो है वो इस वक्त हमें नजर आ रहा है। हमारे नुमाइंदे काशिफ मुनीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। काशिफ, ऐसा क्या हुआ कि आज खासी मंदी नजर आ रही है, स्टॉक एक्सचेंज खासी ठंडी नजर आ रही है? देखिए, 3 दिन की छुट्टियों के बाद आज उम्मीद ये की जा रही थी कि आज पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो है वो तेजी देखने में मिलेगी, क्योंकि जुम्मे को जो आखिरी स्टॉक मार्केट का दिन था उस दिन भी मार्केट में शदीद मंदी देखी गई थी और 988 पॉइंट्स की मंदी के बाद जो है मार्केट जो है वो बंद हुई थी। आज उम्मीद ये थी कि जब मार्केट का आगाज होगा तो 3 दिन की छुट्टियों के बाद जो है वो प्रॉफिट टेकिंग में कुछ कमी आएगी। आज 100 इंडेक्स में अब तक 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हो गई है। 100 इंडेक्स 1009 पॉइंट की कमी से 60,695 पर आ गया है और 100 इंडेक्स ने जो है वो आज 61,000 की नफसियाती हद जो है उसको बरकरार नहीं रख सका है। गुज़श्ता हफ्ते से हमने देखा तकरीबन 4 से 5,000 पॉइंट जो है स्टॉक मार्केट गिरी है, प्रॉफिट टेकिंग मार्केट में देखी जा रही है। लेकिन इस हफ्ते लग रहा था कि मार्केट में जो है कुछ रिकवरी होगी, क्योंकि 4 से 5,000 की जो है वो रिकवरी मार्केट ने प्रॉफिट टेकिंग देख ली है। लेकिन आज भी आगाज पर जो है वो मंदी है और आज भी जो है दबाव है, फरोख्त है, कमी है और दबाव का शिकार ज्यादा है मार्केट अब तक। जी ठीक, बहुत शुक्रिया आपका काशिफ मुनीर। आप हमें अपडेट कर रहे थे कि 3 दिन की छुट्टियों के बाद एक्सपेक्ट ही किया जा रहा था कि खासी अच्छी चार्जेबल हमें मार्केट नजर आएगी, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लगता है
जो इन्वेस्टर्स हजरात हैं वो अभी दिसंबर की छुट्टियां एंजॉय कर रहे हैं, तो लेट्स सी कि कल इस वक्त स्टॉक एक्सचेंज की सिचुएशन क्या होगी। बट एनीवेज आगे बढ़ते हैं जनाब, गवर्नमेंट ग्रेजुएशन कॉलेज जो है उसका जिक्र करते हैं कि जिसका एक शोबा है उलूम इस्लामिया, वहां पर 2 सगी बहनों ने सरगोदा यूनिवर्सिटी से फर्स्ट एंड सेकंड पोजीशन के साथ गोल्ड और सिल्वर मेडल हासिल किया है। एमए इस्लामियात की स्टूडेंट हैं ताहिरा परवीन और आयशा सिद्दीका। इन्होंने बिलतरतीब 800 और 796 नंबर हासिल करके गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। ताहिरा परवीन ने एमए इस्लामियात यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में 8 नंबर जो हैं वो हासिल करके सबसे ज्यादा नंबर्स का रिकॉर्ड तोड़कर एक मुनफरिद एजाज अपने नाम किया है। इससे पहले यूनिवर्सिटी में इतने नंबर्स किसी भी स्टूडेंट ने नहीं लिए थे जो कि अब इन्होंने लिए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा की 10वीं कॉन्वोकेशन में गवर्नर पंजाब अलीगुर रहमान, वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर कैसर अब्बास और प्रोफेसर डॉक्टर मुख्तार अहमद, चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने दोनों बहनों को गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, कैश प्राइज, डिग्री और मेरिट सर्टिफिकेट से नवाजा है। तो जनाब ताहिरा परवीन और आयशा सिद्दीका के वालिद हाफिज शेर मोहम्मद जो हैं वो इमाम मस्जिद हैं और उन्होंने अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत में खुसूसी दिलचस्पी ली और हर मोड़ पर उनकी रहनुमाई और हौसला अफजाई की। तो आज ये दोनों बेटियां और उनके वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आयशा आपको भी बहुत ज्यादा मुबारकबाद दूंगी। सबसे पहले तो आयशा से स्टार्ट करते हैं, मुझे ये बताएगा ये जो कामयाबी आपने हासिल की, ये जो एजाज़ात आप लोगों ने हासिल किए, कितनी पढ़ाइयाँ होती थी, कितने घंटे होते थे, उसके बाद जाके तैयारी होती थी और फिर पेपर के लिए पहुंचते थे आप लोग? जी आयशा, मुझे सुन पा रही हैं? जी आ रही है। जी आयशा, मेरा सवाल आपसे ये है कि कितनी घंटे की पढ़ाई के बाद आपको लगा कि हाँ अब मेरी तैयारी कंप्लीट है और जनाब अब तो पेपर भी बहुत अच्छा होगा? तो ये सबसे पहले तो मेरी मुबारकबाद भी रिसीव कीजिए आप तीनों, और दूसरा ये भी कि रोजाना कितने घंटों पढ़ा करती थी आप? जी खैर मुबारक, बहुत शुक्रिया। और जब भी टाइम मिलता था यानी कि टाइम वेस्ट नहीं करते थे, तकरीबन 7-8 घंटे जो है वो दिन में पढ़ती रही हूँ दिन में। ठीक है, और दूसरा मुझे ये बताइएगा ताहिरा, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी जी। ताहिरा और आयशा, अगर आप लोग हैंड फ्री उतार लेंगे तो मेरा आप लोगों से बात करना थोड़ा इजी हो जाएगा। जी अगर आप मोबाइल हैंड फ्री उतार लीजिए और उसे अनप्लग कर दें आप फोन से, ताकि मैं आपसे इजीली बात कर सकूं और आपके वालिद साहब भी जो है वो आपकी मेरी बातों को सुन सके। हाँ ताहिरा, आप मुझे ये बताइए आपकी कितनी मेहनत रही है और कितने घंटे आप पढ़ाई किया करती थी? जी ज्यादातर वक्त जो है अपना पढ़ाई को मैंने दिया है और इसमें कोई स्पेसिफिक टाइम सेलेक्ट नहीं किया, बल्कि ज्यादा से ज्यादा यही प्रेफर किया कि सारा टाइम तालीम को, अपनी पढ़ाई को, स्टडी को दे। ठीक, और दूसरा ये भी बताएगा कि इस कामयाबी में आपके पेरेंट्स के साथ साथ आपकी टीचर्स की कितनी सपोर्ट रही है? स्पेशली आपके वालिद साहब के वाले से बात करूंगी जो कि इमाम मस्जिद भी हैं और इस्लामिक जो स्टडीज है उसमें उन्होंने आपको खासा सपोर्ट किया। पहले आप जवाब दे दीजिए, फिर आपके वालिद साहब से मैं इस बारे में बात करती हूँ। जी जी, इसमें सबसे पहले मेरे वालिदैन का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उसके बाद हमारे असातिज़ा कराम हैं जिन्होंने हमारी हौसला अफजाई की और हमारे साथ इस कदर हम पर मेहनत की। तो शोबा उलूम इस्लामिया में, एमए इस्लामियात में सरगोदा यूनिवर्सिटी में मेरी पहली पोजीशन आई है और मेरी सिस्टर की जो है दूसरी पोजीशन आई है। तो सबके ताउन, सबकी दुआएं और सबकी कोशिशें रंग लाई हैं। जी हाफिज शेर साहब, अस्सलाम वालेकुम, ज़रियाब राजपूत बात कर रही हूँ। सर जी आपको बहुत बहुत मुबारक। और दूसरा ये बताइएगा बेटियों की इतनी बड़ी कामयाबी पर आपको खुद कितनी खुशी महसूस हो रही है? ये दरवाजा खुला है, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं। हाफिज साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम। हाफिज साहब,
बहुत बहुत मुबारक हो आपको। ये बताइएगा अपनी बेटियों की इस मुबारकबाद के जज्बात क्या हैं और कितना खुशी महसूस हुई जब आप खुद उनके साथ कल मौजूद थे वहाँ? मेरी बेटियों ने और जिस कॉलेज गवर्नमेंट बखर में अल्हम्दुलिल्लाह तालीम हासिल की है और उस्तादों का ये कॉलेज के अमले का बहुत बड़ा तामर है। बड़ी मेहनत से बच्चों के साथ लगन के साथ इनके साथ उन्हें पढ़ाया गया और बच्चों ने खुद अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत की है। रात के 1-2 बजे तक मेहनत करके पढ़ती रही और अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटी सरगोदा में अल्हम्दुलिल्लाह एक ने पहली पोजीशन ली, तहरा परवीन ने, और ऐशा सदीक ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है और हम तमाम उस्तादों का इदारे का ये सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो हाफिज शीर साहब ये बताइएगा, आपने अपनी बेटियों को माशाल्लाह पढ़ाया है इतना, आगे चलकर क्या इरादा रखते हैं आप इन्हें नौकरी करवाने का इरादा रखते हैं या बच्चियां घर में ही रहकर बच्चों को तालीम देंगी? हमारा इदारा ये बखर का कॉलेज ये अल्हम्दुलिल्लाह बखर का कॉलेज बहुत मेहनत से काम ले रहा है। तो तालिब इल्म को बच्चों को बड़ी अच्छे तरीके से जनाब तालीम से नवाज रहा है, मेहनत करा रहे हैं उस्ताद कराम। और यूनिवर्सिटी में हमारे इदारे के तालिब इल्मों ने बच्चों ने बड़ी पोजीशन ली है और मेहनत के साथ अपना मुल्क और कौम का नाम रोशन किया है। सही। ताहिरा आप और आयशा मुझे बस लास्टली ये बता दीजिए, आगे जॉब करने का इरादा रखती हैं? फ्यूचर प्लान्स आप लोगों के क्या हैं? जी इंशाल्लाह आगे मजीद तालीम जारी रखने का इरादा है और इस सिलसिले में जो भी मुश्किलात हैं, मसाइल भी हैं, लेकिन फिर भी हमारा पुख्ता आज़म है कि हम आगे अपनी तालीम को जारी रखेंगी और जितना हो सका आगे मजीद इस मैदान में कारकर्दगी दिखाएंगे। चले, विशिंग यू वेरी गुड लक ताहिरा, आयशा, अल्लाह ताला आप लोगों को मजीद कामयाबी दें। और हाफिज शेख मोहम्मद साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, इमाम मस्जिद हैं, और अपनी बेटियों की तालीम और तरबियत में उनका भी एक खासा किरदार है। और वालिदैन की अगर सपोर्ट हो तो बेटियां कुछ भी कर लेती हैं और वालिदैन की सपोर्ट का होना यकीन जानिए बहुत ज़रूरी होता है आज के दौर में। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। ये सेगमेंट हमारा खासी इंटरेस्टिंग है और इस इंटरेस्टिंग सेगमेंट में हम आपके साथ शेयर करते हैं इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। तो अभी हम आपको लेके चल रहे हैं इंडिया, जहां पर इंतहाई नायाब नस्ल के ब्लैक टाइगर की मौजूदगी ने सभी को हैरान कर दिया है, सोचने पर यह मजबूर किया है कि क्या अभी भी ब्लैक लेपर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं, क्योंकि ये नायाब नस्ल का एक टाइगर है जिसको भारतीय रियासत उड़ीसा के जो है एक नेशनल पार्क में देखा गया है। इस हवाले से इंडियन फॉरेस्ट ऑफिसर जो है उनकी जानिब से सोशल मीडिया पर नायाब नस्ल की इस ब्लैक टाइगर की तस्वीर जो है वो अपलोड की गई और फिर हमने ये देखा कि फॉरेस्ट ऑफिसर जो परवीन कासवान है उनकी जानिब से बताया यह गया कि इस नस्ल को स्वेडो मेलांस्टिक कहते हैं। बड़ा ही मुश्किल सा नाम है इस नस्ल का वैसे भाई। अगर देखा जाए तो जेनेटिकली कुछ तब्दीलियों की वजह से इसके जिस्म पर काली रंग की जो है वो धारियां होती हैं। ये जो प्रिंट आप उसकी बॉडी पर देख रहे हैं जो उसे रॉयल बंगाल टाइगर से मुनफरिद बनाती हैं। अब फॉरेस्ट ऑफिसर की जानिब से इस हवाले से मजीद ये भी बताया गया कि 1993 के बाद स्मेली पॉल में पहली बार ब्लैक टाइगर को देखा गया है। लाइक 1993 के बाद अगर देखा गया तो इट्स बीन ऑलमोस्ट नाउ 30 years, यस 30 सालों के बाद, मतलब बहुत लंबा अरसा है। इस वक्त जो मादा ब्लैक टाइगर है इसको एक गांव की मकीन ने अपनी हिफाजत की खातिर मार दिया था और अब जो है ये एक ब्लैक टाइगर देखा गया। मतलब लास्ट टाइम ये 1993 में देखा गया और उसके बाद ये अब हमें नजर आ रहा है। तो ये डेफिनेट सी बात है, जो लोग जरा इस किस्म के जंगली जानवरों के शौकीन हैं या फिर जो नायाब नस्ल के जानवरों का शौक रखते हैं उनके लिए तो ये बड़ी अच्छी खबर है। एंड वी जस्ट होप कि अगर ये हमें नजर आया है जानवर तो कहीं ना कहीं इसकी फैमिली भी फल फूल रही होगी, जो कि अभी तक हमें नजर नहीं आई है। लेकिन कुछ और है जो हमें नजर आ रहा है और वो कहते हैं ना कि हाथों की बांधी आपको कभी कभी दांतों से खोलनी पड़ती है। तो ये मैं आपको इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने
अपने रंग दिखाना अभी से शुरू कर दिए हैं। जैसे कि पहले ही से खदशात जाहिर किए जा रहे थे कि AI बहुत से लोगों की नौकरियां खा जाएगी, वैसा होना अब शुरू हो गया है। गूगल की सरपरस्त कंपनी अल्फाबेट ने जनवरी 2023 में 12,000 मुलाजिमीन को निकाल दिया था और अब 1 साल भी मुकम्मल नहीं हुआ था कि नई रिपोर्ट ये आई है कि गूगल के मजीद 30,000 मुलाजिमीन को जल्द फारिग किए जाने का इम्कान है और ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी की वजह से हो रहा है। गूगल की जानिब से एडसेल्स डिपार्टमेंट को रिस्ट्रक्चर करने की मंसूबाबंदी की जा रही है क्योंकि अब इस काम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज्यादा हो रहा है। गूगल के शोबे को रिस्ट्रक्चर करने का ऐलान गुज़िश्ता दिनों एक अंदरूनी इजलास के दौरान किया गया था और AI टेक्नोलॉजी इश्तिहारात के लिए वेबसाइट की जो स्कैनिंग है वो करेगी और खुदकार तौर पर जो इसकी कीवर्ड्स, हेडलाइंस हैं, तस्वीर हैं, पिक्चर्स हैं और जो दीगर चीजें जो हैं उनको तैयार करने में मदद करेगी। लेकिन इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए कि गूगल की जानिब से हालिया बरसों में AI टेक्नोलॉजी पर काफी काम किया गया है और ये भी एक रिसर्च सामने आई है कि AI टूल्स जो है वो कंपनी की ऑपरेशंस के लिए किस हद तक मौसर साबित हो सकते हैं। गुज़िश्ता दिनों कमेटी के चीफ एग्जीक्यूटिव जो है सुंदर पिचाई, उन्होंने इस हवाले से बात करते हुए कहा था कि इस मुश्किल फैसले से लोगों का मोराल मुतासिर हुआ था, मगर उन्होंने अपने फैसले का दिफा किया और कहा कि अगर इन मुलाजिमीन को फारिग नहीं किया जाता तो वो तवीलुल मयाद बुनियादों पर कंपनी के लिए बदतरीन फैसला साबित होता, लिहाजा उन्होंने इन लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया था। और इससे पहले जो अगर देखा जाए कि ये जो सिचुएशन नज़र आ रही है कि रिसर्च भी इस बारे में सामने आ चुकी है कि ये जो AI इंटेलिजेंस का इस्तेमाल है ये मेडिकल का जो शोबा है, जो हेल्थ का सेक्टर है, उसे भी मुतासिर कर रहा है और इसके अलावा जो कानूनी चाराजोई के मामलात होते हैं उस पर भी अपना खासा जो है वो एक इम्पैक्ट डाल रहा है। तो मतलब ये कि भाई सिर्फ गूगल में काम करने वाले लोग ही अपनी खैर ना बनाएं, लॉयर हजरात, डॉक्टर्स हजरात जो है ये इनके लिए भी खतरे की घंटी साबित हो सकता है। लेकिन मैं फिर ये कहूंगी कि जो एक इंसानी दिमाग काम कर सकता है, जो एक इंसान काम कर सकता है, वो एक मशीन बिल्कुल काम नहीं कर सकती, क्योंकि जहां पर एक मशीन काम कर देना बंद कर देती है वहां खुदा की कुदरत हरकत में आती है और इंसान ही उस बिगड़ी हुई मशीन को ठीक करता है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। एक बड़ा मजेदार आपके लिए सेगमेंट है, वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टे ट्यून, नियो पाकिस्तान। वेलकम बैक एवरीवन, आप देख रहे न्यू पाकिस्तान। मैंने कहा था ना कि सेगमेंट आप लोगों के लिए खासा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि शादियों का सीजन है और शादियों के सीजन में सबसे ज्यादा जहां पर हमें दूल्हे और दुल्हने बड़े एक्टिव नजर आते हैं, वहीं पर जो दूल्हे की सालियां हैं और जो नंदे होती हैं दुल्हन की, ये भी बड़ी एक्टिव होती हैं क्योंकि हर किसी की कोशिश ये होती है कि भाई हम शादी में जरा ज्यादा अच्छे दिखें ताकि सामने वालों पर एक अच्छा इम्पैक्ट जाना चाहिए। वहीं पर आपकी कजन्स वगैरह ये सब जो लोग हैं वो भी हमें देखते हैं कि 2 से 3 महीने के अंदर अंदर अपने आप को बड़ा खूबसूरत बनाने के लिए बड़ी खासी एक दौड़ में हमें नजर आती हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए होशियार रहने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जो निगरान वज़ीर सेहत है पंजाब डॉक्टर जमाल नासिर साहब, वो ये कह रहे हैं कि ब्यूटी पार्लर्स में रंग गोरा करने वाले इंजेक्शन और जो क्रीम्स हैं वो मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैला रही हैं। कई ब्यूटी पार्लर्स ने रंग गोरा करने की जो है वो अपनी क्रीमें बना रखी हैं जो कि वाकई दुरुस्त है, जो इनकी सर्टिफिकेशन नहीं है ये भी बात दुरुस्त है। अब ब्यूटी पार्लर जो है वो रंग गोरा करने वाले इंजेक्शंस लगाकर लाखों रुपए बटोर रहे हैं। ऐसे इंजेक्शंस पाकिस्तान में रजिस्टर्ड ही नहीं है, इनको इंपोर्ट करने की इजाजत है ना ही। उन्होंने ये भी कहा कि रंग गोरा करने वाली जो गैर कानूनी इंजेक्शंस और क्रीम्स हैं इनके खिलाफ पॉलिसी बनाएंगे, जो कि मैं खुद कहती हूँ कि बनानी चाहिए। और ऐसी क्रीम्स और इंजेक्शंस इस्तेमाल करने वाले पार्सल्स जो हैं या पार्लर्स जो हैं उनको सील कर देना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें हैं जो कि दुरुस्त भी हैं। इस बारे में कौन गाइड कर सकता है? वो हमें एक अच्छा डॉक्टर, एक अच्छा डर्मेटोलॉजिस्ट ही गाइड कर सकता है। तो इन सारे सवालों का जो जवाब है उसको जानने के लिए हमने सोचा कि एक एक्सपर्ट वो हम लाजमी बुलाएं और उस पर बात करें। डॉक्टर अरीज जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, स्किन स्पेशलिस्ट है, उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो उन क्रीम्स की तरफ आइए। ये जो
मिलाकर इस्तेमाल की जाने वाली होती हैं, ठीक है ना, और हर ब्यूटी पार्लर में अब अवेलेबल होती हैं। क्या वजह है? हमने ये जरूर देखा है कि ये बड़ी जल्दी स्किन को गोरा कर देती हैं, लेकिन वो गोरा करती हैं या स्किन को पेपर कर देती हैं, क्या होता क्या है? बेसिकली तो वो थिनिंग कर रही होती हैं। इस वक्त अभी लेटेस्ट स्टडीज हुई हैं मर्करी की जो टॉक्सिसिटी है उसके ऊपर, क्रॉनिक मर्करी टॉक्सिसिटी कहते हैं हम उसे, यानी कि बेसिकली पॉइजनिंग कर रहे हैं। अच्छा, 3 महीने तक मुसलसल जो खवातीन ये इस्तेमाल करती है, अच्छा अक्सर लोगों को लगता है जो मिक्स क्रीम्स हैं, मिक्स क्रीम्स के अलावा भी अब तो मिक्स्ड क्रीम्स भी आपको डिफरेंट फार्मेसीज पे या आपको वैसे भी मिल जाती हैं। हाँ, वो ऑलरेडी मिल जाती हैं और बड़े अच्छे अच्छे नाम है, ब्रांड्स हैं जो आपको लोगों को लगता है अच्छा ये टॉक्सिक नहीं है, बट दे आर स्टिल टॉक्सिक। जो भी क्रीम आपको कह रही है कि जी वो 3 दिन में, 4 दिन में, 7 दिन में, 15 दिन में आपको गोरा कर देगी, उसमें डेफिनेटली मर्करी या स्टीरॉइड्स मौजूद हैं तो ही वो ऐसा कर सकती है। अच्छा, मर्करी की टॉक्सिसिटी से जो सबसे ज्यादा कॉमन चीज औरतें कंप्लेन कर रही होती हैं और अक्सर डॉक्टर्स उसको इग्नोर कर रहे होते हैं कि उनकी जिस्म में दर्द रहना बगैर वजह के, मतलब उनको वो चीज समझ में नहीं आ रही कि अच्छा क्यों दर्द हो रही है। इवन वो पेन किलर्स भी ले रही हैं, सर दर्द नहीं जा रही है, बॉडी एक्स नहीं जा रही है, नॉजिया, वॉमिटिंग। मतलब सिर्फ फेस पे अप्लाई करने से आपकी बॉडी एक्स हो सकते हैं? मर्करी आपकी बॉडी में जा रही है ना, तो मर्करी की टॉक्सिसिटी आपको बहुत, इवन कैंसर्स तो हैं ही हैं और ये सब जानते हैं, बड़ा कॉमनली जानते हैं कि जी कैंसर होते हैं, लेकिन इस वक्त लेटेस्ट स्टडीज ये बता रही हैं कि वो आपके गुर्दे तक तबाह कर सकती हैं। अच्छा, ठीक है, आपको रीनल डैमेजेस, एडिमा, ये सब हो सकता है उसकी वजह से। और इवन अगर वो खवातीन जो प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल करती हैं, उनके पैदा होने, अव्वल तो वो फीटस के लिए बहुत डेंजरस है, तो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट भी कर सकती हैं, प्लस जो बच्चा पैदा हो उसका IQ लेवल बहुत कम हो सकता है। तो ये इवन आपके अपने IQ लेवल पे बहुत इफेक्ट कर रही होती है। अक्सर आपने देखा होगा खवातीन कहती है अच्छा हमें बड़ी जल्दी भूल जाता है, हम चीज रख के याद नहीं रहता। अगर आप 3 महीने से ऊपर इस तरह की कोई भी क्रीम्स लगाते हैं तो आप में जो अगर ये साइंस आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपको मर्करी की टॉक्सिसिटी हो रही है। ठीक। अच्छा, एक ये तो आपकी ना मर्करी की टॉक्सिसिटी है, एक टॉक्सिसिटी वो है जो आपके जहनों में है, क्योंकि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हमने एक ना कंपैरिजन ड्रॉ कर दिया है। किसी का अगर कॉम्प्लेक्शन बहुत फेयर होगा तो हम उससे खूबसूरत तस्वुर करते हैं, कोई अगर टैन टोन में है तो हम कहते हैं यार ये तो प्यारी नहीं, फिर चाहे सामने वाले के नैन नक्श और उसका अखलाक, उसकी तरबियत बहुत अच्छी हो। ये वजह है कि मैं ये देखती हूँ कि लड़कियां जो है ना बहुत ज्यादा रंग गोरा करने वाली क्रीमों की तरफ जाती हैं और उनको इश्यूज होते हैं, क्योंकि कुछ ससुरालियों के भी बड़े मसले होते हैं ना कि हमें तो जो बहू चाहिए वो चमकती हो, बिल्कुल ऐसी हो, गोरी हो। ये बीमार ज़हनियत का इलाज कैसे होगा? देखिए, ये तो पूरा मुआशरा है, अनफॉर्चुनेटली हम इसको नहीं बदल सकते। और ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में अगर आप देखें तो इंसानी फितरत है कि जो अल्लाह ताला ने उसको दिया होता है वो कभी भी खुश नहीं होता। अगर आप यूरोप की साइड पे चले जाएं तो वो सन टैनिंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है। इसी तरह अगर आप उन ममालिक में आ जाए जहाँ पे रंग जरा सांवली साइड पर है तो उनकी कोशिश होती है कि अच्छा गोरा किया जाए। ये ह्यूमन साइकी, आप इसको चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डेफिनेटली आपके पास सेफ पैरामीटर्स होते हैं। वो सेफ पैरामीटर्स क्या है? देखिए, अगर आप जा रहे हैं स्टीरॉइड्स बेस्ड या हाइड्रोक्विनोन होगी या मर्करी होगी तो इनको आप स्किप करके, वो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, टाइम ले सकता है, लेकिन पहली बात ये कि आपको लॉन्ग टर्म में बहुत बेनिफिट्स देगा, ठीक है, क्योंकि आपकी वो एंटी एजिंग भी होगा। उसमें आपके पास डेफिनेटली जो अल्टरनेट्स हैं उसमें विटामिन सी है, बहुत जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, लॉन्ग रन के अंदर वो आपको बहुत अच्छी ग्लोई स्किन देता है। एल्फार्बिटन है, हमारे पास कॉजिक एसिड है, इसके अलावा रेटिनॉल्स हैं। ये वो चीज़ें हैं जो सेफ हैं, नेचुरल सोर्सेज से एक्सट्रैक्ट की गई हैं, ये आपके लिए बिल्कुल भी डैमेज नहीं करती, प्लस ये बेनिफिट्स देती हैं क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। एंटीऑक्सीडेंट जहां पर भी होगा वो आपके जिस्म से वैसे भी या आपकी स्किन से जो फ्री रेडिकल्स या जो ऐसी चीजें जो खतरनाक है, उन डैमेज या सन डैमेजेस हैं, उनको भी वो क्योर करता है। तो आपके पास जो ऑल्टरनेट है वो थोड़ा लंबा जरूर है, ठीक है। हमेशा जो आप कह लें, बिल्कुल हम लोग चाह रहे थे कि कम टाइम में हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाए। वो जो 3 दिन 15 दिन, देखिए अगर आपको कोई फंक्शन आ रहा है तो आप 3 से 4 बात फंक्शन की होनी ही नहीं चाहिए। बात ये कि आपकी डेली रूटीन में कुछ चीजों को शामिल होना चाहिए। अगर आप एंटीऑक्सीडेंट्स और सन ब्लॉक को अपनी डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो आई प्रॉमिस यू आपको इश्यूज जनरेट ही नहीं होंगे कि आपको ये सोचना पड़े कि हाँ जी अब ये फंक्शन आ रहा है। बात ये कि आपको हर वक्त मेंटेन होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल आपको किसी फंक्शन का इंतजार नहीं करना चाहिए। ये तो पर्सनल हाइजीन में भी आपकी चीजें आ जाती हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, सच में क्रीम रंग गोरा करती भी है? और दूसरे के इंजेक्शंस की तरफ भी मैंने भी आना है, तो जरा क्विकली पहले आप इस पे कमेंट करें। देखिए, जो क्रीम्स हैं, जिन क्रीम्स का मैंने आपको बताया वो सेफली आपका रंग गोरा करती हैं, लेकिन जो दूसरी आप बात करें वो स्किन थिनिंग करती हैं। अच्छा, ठीक है, आपकी स्किन पतली हो रही है और अक्सर
अक्सर लोगों में आप देखें कि एक वक्त आता है कि उनकी स्किन ग्रे टोन देने लग जाती है, वो भी एक निशानी है कि मर्करी टॉक्सिसिटी हो रही है। ठीक है, तो वो आपने उन चीजों को अवॉइड करना है। वो रंग आपका गोरा नहीं हो रहा, वो पतला हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें जैसे हाइड्रोक्विनोन है, वो आपके मेलानिन प्रोडक्शन को रोक रही होती है, तो वो भी डेंजरस है। ठीक है, क्योंकि मेलानिन किसी हद तक आपको सन डैमेजेस से और कैंसर और इस तरह की चीजों से बचा रही होती है। ठीक, अब जरा इंजेक्शन की तरफ आ जाए कि इंजेक्शंस जो हैं, पहले तो ये कहा गया, जो हमारे निगरान वजीर भी कह रहे हैं कि हमारे यहाँ इस किस्म के इंजेक्शंस इंपोर्ट ही नहीं हो रहे और ऐसे किए भी नहीं जा सकते क्योंकि उनके नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि आजकल कोरियन किट्स भी आ रही हैं, तो लोग इजीली उनको मंगवा भी लेते हैं। 30 से 40 हज़ार रुपये में उन्हें 20 हज़ार रुपये में किट मिल जाती है। तो ये कितना डैमेजिंग है? कैसे पता चलेगा कि बेहतर इंजेक्शन है या फिर ये आपके लिए खतरे की घंटी है? देखिए, अगर आपको बॉक्सेस पहले से मिल रहे हैं बने हुए, पहली बात ये है कि मैं बिल्कुल ग्लूटाथायोन के हक में हूँ। ठीक है, आपके अगर आईवी जा रहा है, लेकिन आपका ये पहले सिलेक्ट होना कि आर यू द राइट कैंडिडेट फॉर इट और नॉट। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले उसकी कुछ लैब्स करवाते हैं। ठीक है, जिसमें उसके LFTs और RFTs हैं। उसकी वजह ये कि आपका लिवर का हेल्दी होना बहुत जरूरी है, आपका किडनीज का हेल्दी होना बहुत जरूरी है। कहा जाता है गुर्दों पे बड़ी इफेक्ट करते हैं जल्दी। ठीक है, वो बेसिकली इफेक्ट इसलिए, अगर आपके ऑलरेडी ठीक है तो वो नहीं करेंगे, आपकी बॉडी में से इजीली पास आउट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी से निकालना गुर्दों नहीं है। लेकिन आपका ऑलरेडी कोई इशू है और आपको नहीं पता, क्योंकि पाकिस्तान में आपकी एनुअल स्क्रीनिंग का तो कोई रिवाज नहीं है। ठीक है, और यहाँ पाकिस्तान में अगर आप किसी को टेस्ट कह दें और उसके ठीक आ जाएं तो वो पेशेंट को गुस्सा चढ़ जाता है। मैंने तो पैसे जाया कर दिए। हाँ, पैसे जाया कर दिए। मतलब डॉक्टर साहब आपने, मतलब आपको आता है कुछ नहीं, आपको पता ही नहीं चला, मैं तो टेस्ट बिल्कुल ठीक है। मतलब यहाँ अनफॉर्चुनेटली कंप्लीटली डिफरेंट रिवाज है। ठीक है, वो जाहिर है कि यहाँ पे थोड़े से आप ये कह लें कि अफोर्डेबिलिटी भी इश्यूज हैं, तो मतलब लोग थोड़ा मतलब कर भी रहे होते हैं। उसके अलावा हम जो चीज मॉनिटर कर रहे होते हैं उसमें आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा आता है। हर बंदे को सेम डोज नहीं लग सकती। अगर फर्ज करें कि मैं हूं या आप हैं या हमारे पास कोई और बंदा है, उन तीनों की डोजेस डिफरेंट होंगी, लेकिन वो आप एक किट में से कैसे डिसाइड करेंगे? प्लस ये कि वो जहां से आ रही हैं, दे आर नॉट FDA अप्रूव्ड। बिल्कुल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैं जनरल आवाम के लिए कह रही हूँ कि आप, अगर आपको चीज समझ नहीं आ रही है कि ये ठीक है या नहीं है, तो ये आपका राइट है कि आप देखें कि जो चीज आपको लग रही है वो FDA अप्रूव्ड है या नहीं है। हमने बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि वो बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के हजरात के पास भी जाते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं होता कि वो इंजेक्शंस ले भी लें, लाखों पैसे लगा भी लें, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को 80 से 90 हज़ार के प्रोसीजर्स लेते हुए भी, इसके बावजूद भी उनके इंजेक्शंस जो है वो इतने कारामद नहीं होते हैं। लोग कहते हैं ये पैसे जाया हो गए। हाँ, होता ये है कि ये अगर आपकी कैलकुलेटेड डोज नहीं लगी है तो यस, उसमें चांसेस ऐसे ही होते हैं। अच्छा, ठीक है, अब है क्या इसके अंदर? इंपॉर्टेंट ये है कि ये किस किस चीज से बना हुआ है। ग्लूटाथायोन है, दैट इज एन एंटीऑक्सीडेंट, आपका अपना लिवर भी इसको प्रोड्यूस कर रहा होता है, सो इट्स अ गुड थिंग। ठीक है, इसके अलावा इसमें विटामिन C होती है जो कि वो भी एंटीऑक्सीडेंट है और वो आपकी हेल्थ के लिए भी ओवरऑल बिल्कुल बहुत अच्छी है। प्लस विटामिन B12 होती है जो आपको मतलब जिन लोगों में आपने देखा होगा कि अनइवन स्किन टोन होती है या जिनके नकल्स डार्क हो रहे होते हैं, तो वो भी बेसिकली डाली जाती है बीच में, लेकिन वो भी देखा जाता है वेरी कर रहा होता है पर्सन टू पर्सन। ठीक है, अब अगर आप मेरे पास आई हैं, मैंने आपको वो डोज लगा दी जो लोअर है आपकी बॉडी की नीड से, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका बेसिकली साइड इफेक्ट वाइटनिंग है। ठीक है, ये जब तक आपकी बॉडी में इतनी अमाउंट में एक्यूमुलेट नहीं होगी कि आपको साइड इफेक्ट दे सके, तो आपको इस तरह का कोई इफेक्ट नजर नहीं आएगा। आपने थोड़ा सा कंप्लेक्शन बेहतर करने की तरफ जाना है, तो आपको क्या लगता है मिनिमम रिक्वायरमेंट इतने इंजेक्शंस आपको लेने चाहिए? हर बंदे के लिए डिफरेंट है, लेकिन 8 to 10 से पहले कोई फर्क नजर नहीं आता। मैं बार बार कहती हूँ आपको, जो आके ये कहता है कि ये एक शॉर्टकट है, सॉरी, इट्स नॉट अ शॉर्टकट। ठीक है, आपको जो एक रिक्वायर्ड 3 to 4 टोन्स आप जो लाइटर होते हैं वो एटलीस्ट 30 to 35 इंजेक्शंस में जाके होते हैं। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट। आपको वीकली अपने टाइम पे लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपना टाइम बढ़ा देते हैं, आपकी बॉडी उसको एज एंटीऑक्सीडेंट यूज कर लेती है और हम कुछ नहीं कर सकते। सही। अच्छा, दूसरा भी हम लोग कुछ देर पहले जो बात कर रहे थे ना, इन क्रीम्स के हवाले से, इनके रेगुलेशन के हवाले से, हमारे यहाँ अभी तक कोई भी ऐसी मॉनिटरिंग पॉलिसी नहीं है, कोई भी ऐसा इदारा नहीं है जो इनको देखे, चेक एंड बैलेंस रखे। यही वजह है कि मतलब गली में जहां पे पापड़ बच्चों को मिल रहे होते हैं, स्नैक्स मिल रहे होते हैं, चीज की दुकान होती है, वहां पर भी आपको रंगोरा करने वाली क्रीम्स जो है वो नजर आ रही है। हमारे यहाँ मॉनिटरिंग है किस चीज की? किसी भी चीज की नहीं है। ठीक है, उसमें जाहिर है कि आपका ये वही बात है कि आप कहाँ से रूट कॉजेज को कहाँ से करेंगे।
अब मसला ये कि ज़रा ख्वाहिशात हर बंदे की होती हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, ठीक है, और उनके लिए वो 250-300 की क्रीम अफोर्ड करना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है बनिस्बत ये कि वो हजारों के इंजेक्शन मिल जाए। अब मुआशरे की साइकी को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, आप किस किस को एजुकेट करेंगे और कब तक करेंगे, और अगर आप एजुकेट करना भी शुरू करते हैं तो इट टेक्स इयर्स, इट्स नॉट लाइक कि वन डे में अब मैं किसी को जाके कहूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी माएँ आती हैं कि जिनकी बच्चियों ने एक्चुअली सीए किया हुआ है, उनके मतलब रिश्ते इसलिए इनकार हो रहा है क्योंकि बच्ची टैन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, और पेरेंट्स आके रो रहे होते हैं, ज़हनियत है जिसका इलाज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पेरेंट्स आके रो रहे होते हैं कि जी हमने इतना पैसा बच्ची की एजुकेशन पे लगाया लेकिन हमें एंड पे रिश्ते नहीं मिल रहे या मंगनियां टूट रही हैं इसलिए कि जी बच्ची का रंग गोरा नहीं है। अब उसके अंदर आपने क्या, बीइंग अ डॉक्टर हमें सेफ वे देना होता है, ठीक है। इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इंजेक्शंस तो मैंने आपको कहा है कि कॉजिक एसिड बेस्ड आप व्हाइटनिंग क्रीम्स ले सकते हैं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि क्रीमें रंगोरा कर सकती हैं, लेकिन जो आप बता रही जिन एलिमेंट्स के साथ वो होना जरूरी है। बिल्कुल, और जरा गाइड कर दें हमारे लोगों को ताकि जब भी वो कोई प्रोडक्ट बाय करने जाएं तो वहां पर इंग्रेडिएंट्स में ये चीजें मेंशन, विटामिन सी, ठीक है, उसके बाद रेटिनॉल्स, ठीक है, इसके अलावा आपके पास कॉजिक एसिड आ जाता है और अल्फा आर्ब्यूटिन। ये अगर ये 4 कंपोनेंट्स अगर ये बिल्कुल सेफ है, ये बिल्कुल सेफ है। हाँ, ये टाइम लेंगे, 3 से 4 माह आपको लगेंगे इनको कंटिन्यूसली यूज करते हुए कि आपको रिजल्ट नजर आए, लेकिन जब नजर आता है रिजल्ट इसका तो डेफिनेटली इट्स रियली वेरी ग्रेट, क्योंकि इसके अंदर पोर्स भी टाइट हो रहे होते हैं, तो ग्लो बहुत अच्छा होता है। सही, ठीक है। इट्स नॉट लाइक देखिए कोई भी इंसान अगर आपको अच्छी स्किन के साथ नजर आ रहा है, इट्स नॉट लाइक वन डे के अंदर या 3 दिन के अंदर उसका हो गया। वो जो 3 दिन वाला आपको रंग गोरा नजर आता है वो 3 महीने के बाद बहुत ही बुरा नजर आता है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि अब वो उसकी वो नीड नहीं है ना हमारी स्किन की, वो रिक्वायरमेंट ही नहीं है। मीनवाइल मुझे ये भी बताइए, मैंने कहा ना कि शादियों का सीजन है, स्पेशली दूल्हे और दुल्हन, इनको क्या सजेस्ट करेंगे जो कॉस्मेटिक सर्जरीज होती हैं, कितनी अच्छी होती हैं, कितने इफेक्टिव होती हैं कि हाँ ये वो 2-3 चीजें ऐसी हैं जिनका फौरी रिजल्ट आपको इजीली मिल सकता है? जिस तरह फेशियल्स में हाइड्रा फेशियल है, यस वो आपको बहुत अच्छा एक देता है रिजल्ट। इसके अलावा जिस तरह कुछ हमारे पास लेजर लाइटनिंग्स भी मौजूद होती हैं, वो भी की जा सकती हैं। और देखिए फिर वही बात है कि स्किन की केयर आप ये ना सोचें कि मैं आपकी महीने बाद शादी है तो आपने करना है, आप पहले ही कर लें। बेचारे दूल्हे को क्यों शौक आपने देना है कि जो है ना एंड पे 1 महीने के बाद आप शक्ल चेंज करके चले जाए। तो आप शुरू से कुछ 6 महीनों पहले जो देख रहा है उसको यकीन तो रहे ना कि वही बंदी आई है। नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसलिए कि मेरे ख्याल में इट्स नॉट लाइक कि आपको अभी से आप शुरू करें, आप जब भी आपको अवेयरनेस आती है तो आपको वो स्टार्ट कर देना चाहिए। डाइट अच्छी ले, ये नहीं हो सकता कि आप जंक खा रहे हो आपके फेस के ऊपर वो जंक हो जाती है। हाँ, एक्नी बहुत कॉमन है, ठीक है, जो स्टीरॉइड बेस्ड। अच्छा, मेरा एक मसला है वो मैं आपके साथ ना ऑन स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों का ये मसला होगा। अगर कोई भी एक्नी होगी, अवल तो होती नहीं है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन अगर कभी हो जाए तो वो जो मार्क है ना वो 6 मंथ्स 4 मंथ्स वो मेरी स्किन पर रहता है। वो विटामिन B12 की शॉर्टेज है। यही बात अभी मैं कह रही थी कि जिन लोगों के नकल्स डार्क होते हैं या जो लोग आके हमें कंप्लेन करते हैं कि जी हमारे कोई चोट लग जाए या दाना निकला है, वो निशान नहीं जल्दी जाता, ये वो लोग हैं जिनमें विटामिन B12 की शॉर्टेज है। तो आपको बेसिकली उस स्पॉट को नहीं देखना, आपको देखना है कि आपकी ओवरऑल आप विटामिन B12 लेना शुरू करें। जब आपको 4 से 5 माह हो जाएंगे लेते हुए तो आपको खुद फर्क नजर आएगा कि आपके मार्क्स बहुत इजीली चले जाते हैं। और साथ विटामिन C आप टॉपिकल यूज करें और सन ब्लॉक, ठीक है, ये वैसी मेलानिन की प्रोडक्शन को आपके लिमिट कर देंगी। अच्छा, लेकिन मैं टाइम हमारे पास बड़ा कम रह गया, वरना मैं इस पे भी मजीद आपसे थोड़ी सी और डिबेट कर लेती, क्योंकि कुछ लोगों का तो मैं नहीं कह सकती, हाँ, लेकिन मुझे पता है कि जिसको कहते हैं ना कि मॉइस्चराइजर यूज करना और डाइट को भी अच्छा रखना और कोशिश करना कि आप सन ब्लॉक यूज कर लें, लेकिन इसके बावजूद भी पता नहीं आपकी बॉडी शायद अल्लाह ताला ने इस तरीके से मेंटेन है, उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप कर रखा है कि वो मार्क जाते जाते ना चंद साल जरूर रिक्वायर्ड होते हैं। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका वक्त आपने में दिया। और दूसरा ये कि हमें थोड़ा ये भी पता चल गया कि हाँ, क्रीमें जो हैं वो रंग गोरा कर सकती हैं, लेकिन अगर उनमें ये 4 कंपोनेंट्स ऐड हों तो डॉक्टर साहब बता चुकी हैं, अगर ये चीजें आप जो प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं उसके अंदर मौजूद हैं तो जरूर खरीदिए और अपने पैसों को एक अच्छी जगह पर इस्तेमाल कीजिए, ना कि ये कि आप 250-300 रुपए वाली जगहों पे जाके इस्तेमाल करें। दूसरा ये कि अफोर्डेबिलिटी डेफिनेटली बहुत बड़ा सवाली निशान है, कोई बात नहीं,
अपनी पॉकेट मनी को जोड़ लें। आप एक महीना ना खरीदी, दूसरे महीने पैसे इकट्ठे करके वो चीज जाके खरीद लें। इससे आप खुद भी बेहतर महसूस करेंगी और जैसे कि अभी डॉक्टर खुद भी बता देते हैं कि प्रेगनेंसी जो है वो भी क्वेश्चन हो सकती हैं और बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर सकती हैं ये चीजें, स्पेशली मर्करी। तो इससे आप लोगों ने अवॉइड करना है। तो यही छोटी सी सजेशन है और ये सेगमेंट भी स्पेशली खवातीन के लिए था। वी जस्ट होप कि आप लोगों को ये सेगमेंट अच्छा लगा होगा। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।